Hey everyone, how are you? आज डाउट सेशन है जिसके अंदर हम रिएक्ट के डाउट्स ले रहे होंगे और जो टॉपिक्स हमारे रहने वाले वो होंगे हमारे राउटिंग, नेविगेशन और रिडक्स। इसके अलावा रिएक्ट के अंदर अगर आपके पुराने पुराने डाउट्स भी हो तो भी आप वो भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो जिस भी प्रकार के डाउट्स हैं आप पूछिए। हाय मनोज, व्हाट्सअप। बहरब, हाय मोहम्मद सिराज, हाय वंश। और साथ ही में आपके अगर कुछ ऐसे ही रैंडम डाउट्स हैं, तो अगर कुछ भी रैंडम प्रकार के भी डाउट्स हैं तो आप पूछिए, बात कर लीजिए मेरे से। ठीक है, यू गाइस कैन टॉक टू मी नाउ इफ यू वांट। और मैं भी फिर थोड़ी देर में कंटिन्यू करूंगा विद अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस वीक। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, उसके बाद हम रिवीजन की तरफ मूव करेंगे। तरुण कुमार जी, भैरव सिंह कह रहे हैं चलो, रिएक्ट समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। डेटा टेबल का एक एग्जांपल इन रिएक्ट बता देना। डेटा टेबल का एग्जांपल, ओके। देखो, डेटा टेबल अगर आपको बनानी है ना, तो मैं एक बहुत ही सही चीज बताता हूँ। क्योंकि हमारे कोर्सेज के हमारे जो ट्यूटोरियल्स रहने वाले हैं, बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, आई डोंट थिंक हम डेटा टेबल वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे हम बना सकते हैं डेटा टेबल। तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो ये सब आप तब कर रहे हो जब आपको एडमिन कंसोल वगैरह बनाने होते हैं, राइट? एंड फॉर दैट यू शुड यूज एंड डिजाइन। एंड के कंपोनेंट्स में जाओगे, यू विल फाइंड अ टेबल यहाँ पे। ठीक है, इवन पेजिनेशन भी है, ब्रेड क्रम भी है। तो अगर हम जाएं डेटा डिस्प्ले, ठीक है, ये लिस्ट है। आई थिंक लिस्ट के अंदर ही होता है। टेबल, सॉरी, टेबल में। तो यहाँ पे बड़े प्यार से आपको बस बताना है कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स का हेडर क्या होना चाहिए, क्या कॉलम्स के अंदर फिल्टर होना चाहिए, कॉलम्स के अंदर सॉर्टिंग होनी चाहिए, क्या सब कुछ आप यहाँ पे बता सकते हो। और मैजिकली काम करेगा ये। ठीक है, आपको बस अपना एरे पास कर देना है इसके अंदर, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर, एंड इट विल जस्ट वर्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये आपका एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर ये आपकी कुछ एक की है, देन नेम एज एड्रेस, नेम एज एड्रेस। ठीक है, आप चाहते हो इसको टेबल में शो करना। यू डिफाइन व्हाट आर योर कॉलम नेम्स। ठीक है, कि मेरे पास कितने कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, नेम एक कॉलम है, टाइटल एक कॉलम है, सॉरी, नेम एक कॉलम है, एज एक कॉलम है, और एक एड्रेस कॉलम है। नाउ आपका ऐसा कुछ बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है, कितना कूल है। साथ में इसके नीचे ये भी आ जाता है, पेजिनेशन का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट आता है इसके अंदर। तो इफ यू जस्ट गो हियर एंड लुक एट द कोड, यू विल फाइंड कितना आसान है ये बनाना। ये सारा एरे वगैरह बैकएंड से लेके आओ। ठीक है, डेटा आप लेके आ गए बैकएंड से, एंड देन जस्ट प्लग दिस टेबल, जिसमें आपको अपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं कि ये मेरे कॉलम्स होंगे और ये मेरा डेटा सोर्स होगा, डेटा एरे, एंड इट विल जस्ट वर्क। ठीक है, तो टेबल वगैरह बनानी है तो खुद की टेबल, टी हेड और टी डी वगैरह एचटीएमएल वाली चीजें मत करना रिएक्ट के अंदर। जस्ट यूज एंड डिजाइन फॉर दैट। और काफी सारी चीजें और भी देखिए, जैसे अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, चेक चेक बॉक्स वगैरह का सीन डालना है इसके अंदर, तो कुछ नहीं करना। कोड के अंदर जो पुराना कोड था उसी कोड में थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे बस। ठीक है, ये रेडियो ग्रुप डालना होगा इसके अंदर, बस खत्म बात। तो जितना ज्यादा आप एंड डिजाइन का यूज करोगे उतना ज्यादा आपका थोड़ा टाइम और क्वालिटी ऑफ कोड बढ़ेगा। सॉर्ट वगैरह का ऑप्शन आप दे सकते हो, फिल्टरिंग का आप ऑप्शन दे सकते हो कि हाँ, इसको मुझे फिल्टर करना है, मुझे इसे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्ट तो बाय डिफॉल्ट अपने आप कर लेगा ये, इस तरीके से। एंड देन फिल्टरिंग के अंदर आप बता सकते हो कि यहाँ पे किस क्या क्या चीज़ें मुझे डालनी है फिल्टर के अंदर। तो इट्स जस्ट वर्क्स। और ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज होते हुए देखा था अर्बन क्लैप के अंदर, बिकॉज हम डैशबोर्ड ही बना रहे होते थे।
तो डैशबोर्ड बनाते थे हम एंड डिज़ाइन के अंदर ही बनाते थे। तो जहाँ भी डेटा वगैरह जब भी कुछ टेबल में शो करना होता था, बस टेबल कंपोनेंट लिया, उसके अंदर डेटा सोर्स वगैरह डाला एंड देन बता दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया कॉलम्स को कि इस कॉलम के अंदर सॉर्टिंग अलाउड है, इस कॉलम में फ़िल्टरिंग अलाउड है एंड इट जस्ट वर्क्स, राइट? ठीक है मोहित बजाज। रिडक्स संक का यूज़ ओनली एपीआई को फैच करने के लिए करते हैं। रिडक्स संक का यूज़ करते हैं कुछ भी एसिंक्रोनस काम करने के लिए। एसिंक्रोनस काम आपके कई टाइप के होते हैं। जब भी आप प्रॉमिस के ऊपर वेट करते हो दैट इज एसिंक्रोनस। तो एपीआई कॉल करना एक एक एग्जांपल है, लेकिन जब भी आप किसी भी प्रॉमिस को हैंडल कर रहे हो इट इज एन एसिंक्रोनस वर्क। ठीक है, तो उसके लिए आप रिडक्शन का यूज कर सकते हो। और साथ में एसिंक्रोनस काम आप तब, और ये भी तब, जब आप एक अलग स्टोर बना के अपना काम कर रहे हो। अगर आप अपने कंपोनेंट के अंदर ही ठीक खुश हो कि मेरे कंपोनेंट तक ही ये डेटा रहना चाहिए, तो कंपोनेंट के अंदर अपनी स्टेट बना के भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो रिडक्स थंक का यूज तब करना चाहिए व्हेन यू आर श्योर कि मुझे रिडक्स यूज करना है एंड देन उसके अंदर मुझे एसिंक लॉजिक बिल्ड करना है, तब आपको रिडक्स थंक का यूज करना होता है। थंक रिवीजन होगा, हाँ मैं आज थोड़ी बातें कर लूंगा थंक वगैरह की। ठीक है, बट क्लासेस मिस मत क्या करो, बिकॉज काफी सारी चीजें एकदम से हो जाती हैं फिर। ठीक है, आपने एक क्लास मिस करी, आपने काफी सारे कंसेप्ट मिस कर दिए, ऐसा होता है। ऑलराइट, तो ये टेबल हम यूज कर सकते हैं, इवन यहाँ पे लिंक वगैरह भी डाल सकते हैं टेबल के अंदर, एक्शंस भी डाल सकते हैं टेबल के अंदर। ये सब आपने बता दिया कि इस पर क्लिक करने पे क्या करना है। तो दिस इज रियली कूल विद पेजिनेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो टेबल वगैरह को शो करने के लिए तो इतने सारे फीचर दे रखे इन्होंने। आप जाओगे मटेरियल यूआई के अंदर, उन्होंने टेबल्स के फीचर्स के ऊपर पेड लिमिट लगा रखी है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर लोग यूज नहीं कर रहे होते मटेरियल यूआई को, क्योंकि प्रोडक्शन में जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने आते हैं। ठीक है, सुमित मिश्रा कह रहे हैं रिडक्स का यूज करके एक ऐप बनाओ भैया जिसमें हम प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हो रिडक्स से। तो कल की वीडियो में हमने एक रिडक्स की हेल्प से एक ऐप बनाया था जिसके अंदर हम स्टेट मैनेजमेंट कर रहे थे, प्रॉपर कार्ट वगैरह हमने बनाई थी। तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो प्लीज एक बार वो देख लेना, क्योंकि वो ऐप हमने वो मिनी प्रोजेक्ट ही बनाया था कल की वीडियो के अंदर, एंड दिस वाज दैट वाज यूजिंग रिडक्स ओनली। उसके अंदर हम कोई भी स्टेट वगैरह यूज नहीं कर रहे थे। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट। अगर रिडक्स अप्लाई करने में रोहित दिक्कत हो रही है तो रिडक्स को समझो ठीक से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कॉपी पेस्ट कर करके काम चलाओ पहले, तो उसके बाद अगर समझ में आ जाए कि हाँ ये लाइन का मतलब ये है, उसके बाद आप अपना खुद का मतलब पहले याद करो कि अच्छा ये लाइन्स हैं, ये इसका मतलब है, एंड देन उसके बाद अपने कोड को लिखो अलग। ठीक है, इसी तरीके से लर्निंग होगी, तो जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी लर्निंग होगी। अगर एग्जाम वगैरह की वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं आपकी, तो रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाते हैं सेशन सारे के सारे। तो आप जाके जैसे ही आपको टाइम मिलता है प्लीज गो एंड वॉच दिस सेशंस। खुद से ट्राई करो डेफिनेटली। फर्स्ट रिएक्ट असाइनमेंट में एक एफएक्यू वाला क्वेश्चन है। अच्छा, वो एफएक्यू एज इन वो क्या बोलते हैं उसे, अकॉर्डियन, अकॉर्डियन एज इन जो कोलैप्स बार होता है वो, जैसे ये। इसका तो मैंने वो दिया था ना आपको बनाने के लिए डेव सेशन के अंदर, डेव सेशन या चैलेंज में दिया था मैंने, और काफी लोगों ने बनाया था, तो उसको मिल जाएगा आपको कोड आराम से काफी। कॉन्फ़िगरेशन है रिडक्स थंक में, चांदनी कह रही है हाँ बिल्कुल है। और
इसीलिए कहते हैं रिडक्स थंक हमें छोटे-मोटे ऐप्स में बनाना भी नहीं चाहिए। रिडक्स थंक हमें यूज़ करना चाहिए व्हेन योर ऐप इज़ लाइक बिग, बड़े लेवल का ऐप है तो। अगर आपका बस यही काम है कि सिर्फ़ कार्ट के अंदर चेकआउट वगैरह कर लिया, तो वो तो छोटे-मोटे आप स्टेट वगैरह को ऊपर-नीचे पास करके भी आप कर सकते हो। लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद अ बिग प्रोजेक्ट, जहाँ पे सब कुछ आप कर रहे हो, एज़ इन डेटा भी लोड कराया, देन कार्ट भी मैनेज करी, देन चेकआउट भी आपने कराया, ठीक है? यूज़र का स्टेट भी मैनेज कर रहे हो। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं धीरे-धीरे करके, एंड देन उस केस में रिडक्स ही आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। Is Redux also used in form authentication? Yes, and how? Redux आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये अजीब-अजीब क्वेश्चन मत पूछो प्लीज़ कि फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं क्या? Redux का काम क्या है, वो समझो बस, और फिर आप क्या करना चाहते हो, क्या वो उस काम से अलाइन हो रहा है कि नहीं? एंड देन अगर हो रहा है तो हाँ, हो सकता है यूज़। अब फॉर्म के साथ हो सकता है क्या नहीं, टेबल के साथ हो सकता है कि नहीं, कार्ट के साथ हो सकता है कि नहीं, फ्रेंड्स लिस्ट के साथ हो सकता है कि नहीं, ऐसे नहीं। रिडक्स करता क्या है? क्लियर है? मुझे क्या करना है? क्लियर है? क्या लगाना चाहिए? बस खत्म बात। आस्क दैट, नॉट दिस। इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो। जो हम पढ़ रहे हैं वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो देन यू आर गुड फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है? जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद तो बस अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे तगड़ी मेहनत करनी है, तो उसके बाद तो आपको बस पढ़ना ही पढ़ना होता है काफ़ी सारा। जितना पढ़ोगे उतने ज़्यादा तैयार होते रहोगे आप। बिकॉज़ टॉपिक्स की कमी नहीं है। इवन आप रिडक्स के अंदर जाओगे तो रिडक्स के अंदर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक नहीं देखे, तो वो टॉपिक पढ़ो। रिएक्ट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक नहीं देखे, वो टॉपिक पढ़ो। तो टॉपिक तो कभी खत्म नहीं होते हैं। फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर द लर्निंग नेवर एंड्स। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो इंटरव्यू के अंदर जिसके बेसिस पे जज करते हैं, वी हैव लर्न्ड ऑल दैट, ठीक है? तो वो आपको उसी के बेसिस पे जज करेंगे। उसके बाद काम करते टाइम उनके सॉफ्टवेयर पे अगर काम कर रहे हो आप, तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, नेट पे सर्च करना पड़ता है, स्टैक ओवरफ्लो ढूँढना पड़ता है। वो चीज़ कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है यहाँ पे, वो उस चीज़ को वाउच भी कर सकते हैं कि हाँ, उनको आती हैं चीज़ें, वो सेलेक्ट हो गए हैं कंपनी के अंदर, लेकिन स्टिल डेली काम करने के लिए दे हैव टू गूगल सर्च। भैया विदाउट डीएसए फुल स्टैक डेवलपमेंट जॉब मिल गई क्या? नहीं। फुल स्टैक डेवलपर अगर कोई कंपनी मांग रही है तो उसके अंदर उनको ऐसे लोग चाहिए जो कि कर सकें, हाँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, लेकिन जो उनका हायरिंग क्राइटेरिया होता है उसके अंदर वो डीएसए के बेसिस पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं आपका, ठीक है? फुल स्टैक डेवलपमेंट से अगर कोई कंपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट मांगती है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना बस उसलिए हेल्प करता है कि कंपनी को पता चल जाए कि हाँ, इस बंदे को फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है। लेकिन कंपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी चेक करना चाहती है साथ में। बात समझ रहे हो? आपको दोनों चीज़ें आएँगी, तब आप सेलेक्ट होते हो कंपनी के अंदर। फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं, रेज़्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरव्यूज़ क्रैक करने हैं तो डीएसए करना होगा उसके लिए। कुछ-कुछ इंटरव्यूज़ आपके वेब डेवलपमेंट रिलेटेड भी होंगे, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कि अच्छा नोड.जेएस के अंदर ये ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करोगे आप, या फिर रिएक्ट के अंदर यहाँ से यहाँ डेटा भेजना, तो किस तरीके से करोगे आप? तो आपको वो क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, ठीक है? ताकि वो जज कर पाएँ कि हाँ, इस बंदे ने जो प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, कहीं फेक तो नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन स्टिल आपके इंटरव्यूज़ के अंदर डीएसए पूछी जाती है। फ्रेशर का एक रेज़्यूमे प्रोवाइड कर दो। देखो मेरे यूट्यूब पे जाओगे आप, तो वहाँ पे मैंने 3 रेज़्यूमे बना रखे हैं और मैंने बता रखा है रेज़्यूमे बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। उस वीडियो के ऊपर काफ़ी सही व्यूज़ आ रखे हैं, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसे। तो वहाँ पे जाके आप सीख लीजिए किस तरीके से रेज़्यूमे बनाया जाता है। हाँ, और जो दिनेश सिंह बिष्ट ने कहा कि पोर्टफोलियो साइट बना दो। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ अपनी। 1 सेकंड, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। लेट्स बिल्ड अ हैकाथॉन राइट हियर एंड नाउ, ठीक है? एंड यू ऑल विल गेट 1 वीक, सबको मिलेगा 1 हफ्ता, जिसके अंदर आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है अपनी, ठीक है? तो रिएक्ट के अंदर बनानी है सबसे पहली खास बात तो, कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे रिएक्ट ही होंगे उसके अंदर। और
अट्रैक्टिव बनाने का ट्राई करना है जितना हो सके, जितनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो उतनी लगाने का ट्राई करना है, चीटिंग वगैरह नहीं करनी है उसके अंदर। एंड जो भी विनर्स होंगे उनको फिर गुडीज दी जाएंगी कोडिंग शटल की, ठीक है। तो मैं इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके एक अच्छा सा स्टेटमेंट वगैरह तैयार करके मैं डाल दूंगा डिस्कॉर्ड के ऊपर, आज नहीं तो कल। और एक हफ्ते के लास्ट में आपके वो लिए जाएंगे सबमिशंस, एंड देन डिसाइड किया जाएगा विनर्स का, ठीक है। साउंड्स गुड। पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, यस। 2 वीक नहीं, सिर्फ 1 वीक मिलेगा, अब खत्म। 1 वीक काफी है, लोग 1 दिन में बना लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। 1 वीक इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि साथ में पैरेलल में हम पढ़ भी रहे हैं, नोड.js पढ़ रहे होंगे अगले हफ्ते, तो टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो जाए। वरना मैं तो 2 दिन का देने वाला था बस। हैकाथॉन मुश्किल से 1 दिन का होता है, 1.5 दिन का होता है। 1 हफ्ते का बस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज हमारे कोर्स के बीच में हम गैप नहीं रखते कोई, तो आपकी कंटिन्यूस पढ़ाई भी हम पर ना हो। चैलेंज एक्सेप्टेड, रेडी, बढ़िया, ठीक है। विनर्स का सिलेक्शन किस बेस पे होगा, रूल्स क्या होंगे, थोड़े बहुत और रिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रॉपर एक बना के स्ट्रक्चर इस हैकाथॉन का, एंड क्या क्या प्राइजेस होंगे वो सब मैं शेयर कर दूंगा। लेट्स डू दिस, लेट्स शो द वर्ल्ड कि कोडिंग शटल में चल क्या रहा है, क्या क्या बना रहे हैं लोग। एक बहुत अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि लोग लिंक्डइन के ऊपर काफी अच्छा शेयर कर रहे हैं, एंड दैट्स रियली हेल्पिंग देम टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग देयर कनेक्शंस। वहां से उनके कनेक्शंस को पता चल रहा है कि अच्छा यार इस बंदे को ये सब आता है, इट्स रियली गुड। तो वो उसको फिर कहीं पे कमेंट कर देते हैं, अगर मान लो कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको कर देंगे कि यू माइट बी इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसा मैंने होते हुए देखा। दूसरी कंपनीज आपको हो सकता है कि नोटिस कर लें, ठीक है। और लिंक्डइन के ऊपर रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है। आप ऐसा नहीं हो कि आप घर में हो, क्योंकि अभी तो सबके सब घर में ही हैं अपने, लेकिन घर में हो तो फिर भी आप बाहर अपने आप को नहीं रख रहे हो, ठीक है। यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर इफ यू वांट टू वर्क आउट देयर, ठीक है। अल्टीमेटली सबको काम करना है, सबको एक बढ़िया जॉब चाहिए। वो अगर सिर्फ घर में बैठे बैठे कोडिंग करते रहे, रिएक्ट पढ़ लिया, नोड.js पढ़ लिया, प्रोजेक्ट बना लिए, लेकिन अगर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए आप अच्छे से, तो उतना फायदा नहीं है वो, ठीक है। तो कर रहे हैं लोग, एंड आई थिंक काफी हेल्प करता है वो। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ओनली कंट्रीब्यूट इन स्प्रेडिंग आउट देयर रीच। मैं कमेंट कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ, जो भी अच्छे लगते हैं मेरे को प्रोजेक्ट्स। अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाए हैं बस यू कन्वर्ट इट टू रिएक्ट, ठीक है, कर दीजिए। लेकिन रिएक्ट में बनाना है, कंपोनेंट्स बनाने हैं उसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, और डिप्लॉय वगैरह कर देना उसको। डिप्लॉय करने के लिए यू कैन यूज नेटलिफाई और एनीथिंग, मजा आएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स रिवाइज थिंग्स। राउटिंग एंड नेविगेशन हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है, रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से आपका जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है जो अभी तक आप बना रहे थे, जिसके अंदर आप index.js के अंदर सिर्फ एक ऐप कंपोनेंट को लोड कर रहे थे, अब आपके ब्राउजर के अंदर ऐसा फीचर आ जाएगा कि आप ब्राउजर को बता सकते हैं कि सुनो भाई, हम अलग अलग राउट्स पर जा रहे होंगे और अलग अलग राउट्स के हिसाब से हमें अलग अलग कंपोनेंट लोड करने होंगे। तो ये सारा सारा काम आपका ये रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है। ये ब्राउजर से डेटा फैच करके लाती है, और आपके एक रिएक्ट ऐप के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ एक index.html है, हमेशा याद रखो कि देयर इज ओनली वन index.html, देयर आर नो मोर HTML फाइल्स, लेकिन स्टिल आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना पा रहे हो, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस रिएक्ट राउटर डोम। दैट इज द पावरफुलनेस ऑफ दिस लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये सब करने में आपकी ये हेल्प करता है। उसके बाद प्रोटेक्टेड राउट्स वगैरह हमने देखे थे कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहोगे तो मैंने, क्योंकि ये जो है इसके अंदर बस देयर आर बंच ऑफ टॉपिक्स, बिकॉज काफी सारी फंक्शनलिटीज हमें सपोर्ट करानी होती हैं। हमने राउट्स बना लिए हैं, क्या राउट्स के अंदर मुझे नेस्टेड राउट्स बनाने हैं, राउट्स के अंदर मुझे डेटा पास करना है,
मुझे बटन से राउट्स के ऊपर जाना है, मुझे एक्शंस के थ्रू राउट्स पर जाना है, मुझे प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने हैं, तो उसके लिए बस बहुत सारे इसके अंदर कंसेप्ट थे। एक इस क्लास में हमने सिर्फ रिएक्ट राउटर डोम को अच्छे से पूरा पढ़ा था। यू स्टार्ट विद इंस्टॉलिंग ऑफ दिस लाइब्रेरी एंड देन सबसे पहला काम जो आपको करना है, ये कभी मिस मत करना कि अपने ऐप कंपोनेंट को इस ब्राउजर राउटर के कंपोनेंट के अंदर नेस्ट कर देना है, जिससे कि अब आपके इस ऐप को पता है कि मुझे इस ब्राउजर राउटर को सपोर्ट करना है। ब्राउजर राउटर की हेल्प से आप लोग ब्राउजर के साथ अपना काम कर सकते हो। इसके अलावा और भी राउटर्स होते हैं इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर, बट वो सारे सारे बैकएंड के अंदर अगर आपको राउटिंग सपोर्ट कराने हैं तो वहाँ काम आते हैं। बिकॉज सी ये रिएक्ट राउटर डोम जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है, बैकएंड के अंदर भी काम में आती है अगर आपको बैकएंड से रेंडर्ड पेजेस बनाने हैं, बट वो सब हम नहीं देख रहे होंगे। तो हमें ब्राउजर राउटर लिखना है सिंपल। उसके बाद राउट्स वगैरह बनाने स्टार्ट करने हैं। राउट बनाने के लिए हमें इस तरीके से राउट पर राउट बनाने होते हैं। राउट बनाते टाइम आपको अपना पाथ बताना है कि कहाँ जाना है, एंड देन आप एलिमेंट बता दो कि कौन सा कंपोनेंट आपको लोड करना है। एलिमेंट के अंदर आप कंपोनेंट बताओ, चाहे आप एक JSX डाल दो, आपकी मर्जी है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आई थिंक मैंने मिस कर दी थी जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, या फिर मैंने मिस नहीं की थी, आई एम नॉट श्योर, कि इसका जो प्रीवियस वर्जन था ना, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, बिकॉज वो प्रीवियस वर्जन की बात हो रही थी। प्रीवियस वर्जन के अंदर काफी वियर्ड तरीके से आपका चीजें सेटअप थी। जो रिएक्ट राउटर डोम का प्रीवियस वर्जन था, आई थिंक नाउ वी आर वर्किंग विद वर्जन 6, बट बिफोर वर्जन 6 जितने भी रिएक्ट राउटर डोम के अंदर फंक्शनैलिटीज थी वो डिफरेंट तरीके से काम करती थी। दे हैव डिफरेंट रूल्स। तो पाथ के बाद आपको यहाँ पे कंपोनेंट एट्रीब्यूट होता था, कंपोनेंट बताना होता था सिर्फ। नाउ वी कैन स्पेसिफाई द JSX। उस JSX के अंदर आपको कंपोनेंट लोड कराना है या कुछ भी लोड कराना है, आपकी मर्जी है। एंड देन उसके अंदर ये राउट्स नहीं होता था, उसके अंदर स्विच होता था। ठीक है, तो यहाँ पर राउट्स की जगह आप स्विच लिखते थे, जैसे कि स्विच केस, जैसा कि मतलब अगर यहाँ ये केस आया तो यहाँ जाना है, ये केस आया तो यहाँ जाना है। और उसके अंदर दिक्कत ये होती थी कि आपको ध्यान रखना होता था कि मैं ऊपर क्या चीज लिख रहा हूँ और नीचे क्या चीज लिख रहा हूँ अगर मैं स्विच लगा रहा हूँ तो। बट विद वर्जन 6 स्विच वगैरह की टेंशन सब हट गई। उसके बाद आप कोई भी लाइन ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, आपका ये ऐप मैजिकली काम करेगा। बिकॉज ये जो राउट्स है, इट्स जस्ट अ वेरी स्मार्ट कॉम्पोनेंट। ये चेक करता है कि जो पाथ है वो मेरे इनमें से किस पाथ के साथ सबसे बढ़िया मैच कर रहा है, और जिसके साथ ही मैच कर जाता है उसके उस पाथ पे ये लेके चला जाता है आपको। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि मैं स्लैश अबाउट को पहले नहीं लिख सकता, स्लैश से पहले नहीं, आप लिख सकते हो। वो स्मार्ट है राउट्स कंपोनेंट आपका। तो राउट्स कंपोनेंट बेसिकली बंच ऑफ राउट को एक साथ पैक करने के काम में आता है। राउट्स कंपोनेंट का जो मेन चिल्ड्रन होगा वो हमेशा राउट ही होना चाहिए। तो राउट्स के अंदर आप सिर्फ राउट्स डिफाइन करोगे इस तरीके से। देन वी लर्न अबाउट लिंक, कि अगर आपको कोई बटन वगैरह बनाना है और उस बटन के क्लिक करने पे एक नया कंपोनेंट लोड करना है, तो जैसे आपका एंकर टैग्स होता है HTML के अंदर, तो एंकर टैग में आप बता देते हो कि दूसरी HTML फाइल की लोकेशन क्या है, राइट, href के अंदर। बट यहाँ पे अगेन याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही HTML फाइल है। तो हमें href वगैरह के अंदर एंकर टैग यूज नहीं करना। ठीक है, एंकर टैग वगैरह यूज नहीं करना, बिकॉज एंकर टैग से होता है क्या, आपका नई इंडेक्स लोड होती है और पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है। ठीक है, पूरा पेज रिलोड नहीं कराना हमें, अपने इसी पेज पे रहना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ही दूसरा कंपोनेंट लोड कराना है। तो टू डू दैट यू यूज दिस लिंक। ये लिंक आपका रिएक्ट राउटर डोम से ही आ रहा होता है और ये आपको वो स्मूथ ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है। इनसाइड दिस लिंक यू कैन ऑल्सो पास योर ओन डेटा इनसाइड दिस स्टेट प्रॉप। तो आपके पास ये स्टेट प्रॉप होता है जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का डेटा पास कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास किया है, इसके अंदर इसका फ्रॉम की है एंड देन ऑक्यूपेशन इसका वैल्यू है। तो ये आपने जो डेटा पास किया है, यू कैन फैच दिस डेटा इनसाइड अनदर कंपोनेंट। जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ऑनबोर्डिंग प्रोफाइल वाले कंपोनेंट में, तो प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर आप यू कैन यूज दिस यूज लोकेशन, और इस लोकेशन के अंदर से यू कैन गेट द स्टेट इस तरीके से। क्योंकि इस लोकेशन के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं कि पाथ क्या है, करंट पाथ क्या है, तो लोकेशन के अंदर आपको पता चला कि अच्छा मेरा करंट पाथ ये है। बट अगर कोई डेटा भी पास किया गया इसके अंदर, तो यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम लोकेशन डॉट स्टेट इस तरीके से। तो अगर देखा जाए ना, तो समझने में
कुछ ऐसा एडवांस नहीं है, ठीक है? समझ कोई भी सकता है इसको, रिएक्ट को। प्रॉब्लम आती है कि हमने उतनी ज़्यादा इसके साथ अ, खुद टाइपिंग नहीं की होती, ठीक है? जितनी ज़्यादा आप टाइपिंग करोगे इसके साथ, उतना ही ज़्यादा आपको सिंटैक्स समझ में आएगा। कंसेप्ट समझना मुश्किल नहीं है, बिकॉज़ सब के सब लॉजिकल चीज़ें हैं और इतना दिमाग है हमारे अंदर कि हाँ, बेसिक लॉजिक तो समझ ही सकते हैं। प्रॉब्लम है कि सिंटैक्स को थोड़ा-सा वियर्ड लगता है सिंटैक्स समझने में, बट वो प्रॉब्लम धीरे-धीरे रिमूव होगी जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहोगे, ठीक है? तो कीप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, कीप मेकिंग न्यू एंड न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट्स एवरी डे। बनाओ, डेली कुछ ना कुछ नया बनाते चलो, जिसके अंदर प्रीवियस सारे के सारे कांसेप्ट यूज़ हो रहे हैं एंड देन कुछ नया कांसेप्ट भी हो सकता है यूज़ हो रहा हो। जितना ज़्यादा आप ऐसे करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी वो नॉलेज बढ़ती रहेगी, क्योंकि यही कांसेप्ट आपके रिपीट होते हैं। अब हम बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, सपोज़ करो अपना खुद का फेसबुक बनाने जा रहे हैं हम। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ एकदम अलग सी चीज़ पढ़ रहे होंगे उसको बनाते टाइम, नहीं। रिएक्ट के अंदर यही सारी चीज़ें जो अभी तक पढ़ी हैं हमने, यही चीज़ें यूज़ करके अपना खुद का फेसबुक बना देंगे, ठीक है? तो कुछ भी एडवांस नहीं है, बस वही है कि अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक ही रीज़न है कि हमने वो चीज़ें बनाई नहीं है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? एक बार बनाओगे बहुत प्रॉब्लम होगी शुरुआत में, दूसरी बार बनाओगे थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी, तीसरी बार बनाओगे तो प्रॉब्लम और कम हो जाएगी, चौथी बारी में याद हो जाएँगी, पाँचवीं बारी में मज़ा आने लग जाएगा। एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ था, मैं अपने आप कॉलेज का बताता हूँ आपको। तो मैं थोड़ा-सा फिर से डाइवर्ट होना चाहूँगा बिकॉज़ मेरे को अपने कॉलेज का बताना है आपको थोड़ा-सा। अम, जब मैं सेकंड ईयर में गया ना, तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो मेरे पास लैपटॉप था नहीं। सेकंड ईयर में जब मैं आया तो मैंने पीडीएफ्स के थ्रू जावा पढ़ा एंड देन आई गॉट अ लैपटॉप। और तब तक मैं पीडीएफ्स के थ्रू जावा पढ़ चुका था पूरा का पूरा एंड देन उससे पहले सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ चुका था मैं। तो सब कुछ पीडीएफ्स के थ्रू एंड देन बुक्स के थ्रू पढ़ता था। पढ़ लिया, कॉपी वगैरह में नोट कर ली सारी चीज़ें, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया। नाउ आता है सेकंड ईयर और अब मेरे पास इंटरनेट भी आ गया, 20 जीबी मिलता था पूरे महीने का। हमने लगवाया था वो जो वायर नहीं लगाते वैसा वाला, लैपटॉप के अंदर ही सीधा वायर फिट होता था ईथरनेट केबल। 20 जीबी 1 महीने में यूज़ करने को मिलेगा सिर्फ़ और उसी के अंदर अब पढ़ना है। तो यूट्यूब देखा कि अच्छा यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई भी होती है। उस टाइम पर ये डिस्कवर किया कि यूट्यूब के ऊपर पढ़ते भी हैं। यूट्यूब उससे पहले चलाता भी नहीं था मैं फ़ोन में क्योंकि फ़ोन में तो वही 1 जीबी मिलता था महीने का। तो फ़ोन में तो चलाने का कोई पॉइंट ही नहीं था यूट्यूब, ठीक है? कभी-कभार चलता था जब कॉलेज का वाईफ़ाई मिलता था। तो तब जाके चैनल्स वगैरह एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, तब जाके देखे बाहर के चैनल्स और वहाँ से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। और पढ़ा उनको और बनाया कुछ, पढ़ा उनको बनाया कुछ, पढ़ा उनको बनाया कुछ और इतनी सारी चीज़ें बना ली कि सेकंड सेकंड ईयर के अंदर ही अलग-अलग टेक्नोलॉजी सीख ली थी मैंने। और ऐसे ही नहीं बस हवा-हवा में सीखने वाली चीज़ें नहीं, उनके अंदर प्रोजेक्ट्स भी बना लिए थे काफ़ी सारे। मेरे आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट मेरी पिछली एक गिटहब रेपो में थे जो मेरी गायब हो चुकी है, ठीक है? मैंने बोला कि नहीं मुझे ये अपनी अकाउंट डिलीट करना है, मेरे को अब नए सिरे से स्टार्ट करना है। आई क्रिएटेड अनदर गिटहब अकाउंट। वो मेरे पास था पहले से एक्चुअली मेरा पुराना वाला गिटहब अकाउंट, बस उसके अंदर मैं काम नहीं करता था। आई क्रिएटेड अ न्यू वन देन आई डिलीटेड दैट न्यू वन एंड देन आई मूव बैक टू माय प्रीवियस वन। काफ़ी वियर्ड टाइम था वो, ठीक है कोई नहीं। अम, चीज़ें काफ़ी सारी बनाई, ठीक है? ये बस याद रखना है। चीज़ें बनाई एंगुलर सीखा उस टाइम पे आई थिंक काफ़ी हद तक एंगुलर सीख गया था मैं, मतलब एपीआई कॉल्स वगैरह सारी चीज़ें। उस टाइम पे एक आयोनिक फ्रेमवर्क आता था जिसकी हेल्प से आप मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते थे, ठीक है? आयोनिक फ्रेमवर्क की हेल्प से आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड देन आईओएस एप्लीकेशन एंड देन विंडोज़ एप्लीकेशन एक बार कोड करने पे तीनों जगहों पे एप्लीकेशन बना सकते थे। आई लर्न्ड दैट क्योंकि वो आयोनिक फ्रेमवर्क जो था आपका एंगुलर के ऊपर ही बेस्ड था। जावा करने के बाद आई लर्न्ड एंड्रॉयड डेवलपमेंट एज़ वेल, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो ये 3-4 चीज़ें सिर्फ़ इसलिए सीखी, मतलब इसलिए इतनी अच्छे से आई क्योंकि इनको सीखते-सीखते मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा था। और मुझे उस टाइम पे बस ये लगता था कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में अच्छा होना है तो आपको डिफरेंट-डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफरेंट-डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आके सीखो, नहीं। मर्न सीख लिया, मर्न को अच्छे से सीखो। अब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे बनोगे। ऐसा नहीं है। आप मर्न के अंदर ही अगर आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ोगे ना, मर्न में ही घुसोगे,
तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे करके, आप देखो कंसेप्ट और भी बड़े आते जाएंगे, ठीक है। अगर आप सर्वर साइड जाओगे तो सर्वर में और भी काफी सारी चीजें आएंगी, डेवऑप्स की साइड में थोड़ा सा मूव करोगे तो, या फिर अगर आप बैकएंड के अंदर ही काफी सारी और भी चीजें देखोगे, वो सब लेकिन वो इंडस्ट्री लेवल पे यूज की जाती है। तो अगर आप सिर्फ मन मन सीखते हो लेकिन खुद से काम करते हो, खुद से और भी काफी सारी चीजें सीखते रहते हो, पैरेलली काफी सारी चीजें बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, क्योंकि शुरुआत में होता है, मेरे साथ भी होता था कि शुरुआत में एरर आते हैं, और एरर आते हैं दबा के, और समझ में नहीं आता ये लाइन में एरर आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आपने वो पहली बार देखा है एरर, और आप पहली बार कोड कर रहे हो तो ऑब्वियसली एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। और मेरे पास नहीं था कोई भी बताने वाला, मुझे मेरे कॉलेज में कोई नहीं कर रहा था ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं शेयर भी करूं अगर अपने दोस्तों के बीच में, तो वो बोलते थे अच्छा तू ये सब भी कर रहा है, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग में आती थी, ठीक है। तो मैं शेयर भी नहीं करता था अपने दोस्तों के साथ, अकेले बैठे बैठे करना है सब कुछ, तो नेट के ऊपर देखो, राइट। तो वहां से देखा कि अच्छा अगर ये एरर है, मैंने इसको गूगल सर्च किया तो स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट है या फिर और भी वेबसाइट्स हैं, लोगों को ऑलरेडी वो एरर पहले से आ रखे हैं और वो एरर्स के आंसर मिलते थे। ट्राई किए उनके आंसर्स, पहले बंदे का आंसर ट्राई किया नहीं काम करा, दूसरे बंदे का आंसर ट्राई किया नहीं काम किया, लेकिन फायदा क्या हुआ, जब मैं उन बंदों के आंसर ट्राई कर रहा हूँ तो मैं नई नई चीजें और सीख रहा हूँ, मेरा दिमाग और ज्यादा ट्रेन हो रहा है। तो ये जो लर्निंग है ना, ये ऐसे काम करती है, लर्निंग बाय डूइंग, ऐसे ही सारी सारी चीजें काम करती हैं, तभी आपकी लर्निंग होती है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कंज्यूम किए जाओगे चीजें, बस ऐसे ही देखे जाओगे, तो दैट इज जस्ट एक एक ना लेयर सी पड़ रही है बस आपके ऊपर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना गोल्ड की लेयर लगा दी, वो बस एक लेयर पड़ रही है, वो लेयर गायब हो जाएगी। पॉलिश वगैरह करने का ट्राई किया किसने कि चलो देखते हैं अंदर बंदे को कितना आता है, वो वहां से गायब होने लग जाएगी, देन नीचे आपका वो मेटल देखने लग जाएगा दूसरा। लेकिन अगर आप उस चीज को बिल्ड करते रहोगे, बिल्ड करते रहोगे, तो वो एक्चुअली वो गोल्ड होगा, ठीक है। वो एक्चुअल गोल्ड होगा, उसको जितना मर्जी घिस लो वो अंदर तक गोल्ड है। तो उसके बाद ये फायदा होता है कि अब आपने एक चीज सीख ली अच्छे से, इस तरीके से आपने पूरा का पूरा अपना बना लिया कि हाँ ऐसे ऐसे मैं लर्निंग बाय डूइंग करूंगा, चीजें बनाऊंगा, चीजें सीखूंगा। तो अब फायदा यह है कि अब आप अगर किसी और नई चीज में मूव करते हो, किसी नए फ्रेमवर्क में मूव करते हो, किसी नई लाइब्रेरी के अंदर मूव करते हो, कुछ नया बनाने का ट्राई करते हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट आप डिसाइड करते हो कि मैं इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने का ट्राई करता हूँ, तो आप अब कॉन्फिडेंट रहोगे। अब आप ये नहीं बोलोगे यार ये चीज तो मैंने सीखी ही नहीं कभी, नहीं, आप सीख चुके हो, आपके पास सारे सारे टूल्स हैं, ठीक है। आप सब कुछ सीख चुके हो, बस अब एक नई चीज बनानी है, वही चीजों को सीख जो चीजें सीखी हुई थी उन्हीं चीजों से नई चीजें बनानी है, ठीक है। मुझे लगता है मैं बस वो कन्वे नहीं कर पा रहा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बहुत ही एक एफिशिएंट मैनर के अंदर, लेकिन आई होप मेरी बातें दिमाग में घुस रही होंगी थोड़ी थोड़ी। आ रहा है ना समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। मुझे एक हाँ चांदनी पूछिए, आप डाउट पूछिए। गेटिंग दिस एरर while adding note object in notes array, a rest element must be last in destructuring pattern, rest element pattern dot ts, टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर काम कर रहे हो आप। सबसे पहली बात तो ये जो एरर आया ना, वही चीज जो मैं कह रहा था, जस्ट टेक दैट एरर एंड देन जस्ट प्लग एंड प्ले इनसाइड। सबसे पहले तो डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर ये कह रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि डिस्ट्रक्चरिंग करते टाइम लास्ट एलिमेंट वो होना चाहिए, बट लेकिन कोई बात नहीं, जो एरर आया जस्ट डू अ गूगल सर्च एंड देखो, सबसे पहला लिंक मुझे मिल गया। अब जिस चीज को मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ घंटों तक कि कोई ना कोई मेरे को बताए, ऐसी आदत बनाओ कि मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट बन सकता हूँ उसे। नेट सर्च करो, मिलेंगे यहाँ पर कम से कम, ये मिला, ये कुछ तो बता रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या बता रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो बता रहा है, मे बी इससे मेरा आंसर रिजॉल्व हो जाए, नहीं होगा अगला देखो, नहीं हुआ नीचे आके देखो, ठीक है। दूसरों के भरोसे मत बैठो यार आप, कि कोई और मुझे बताएगा कि ये होगा ये होगा कैसे होगा, जस्ट डू अ गूगल सर्च। कहीं भी कुछ भी फंस जाते हो कि क्या है, वट वट वाले जो क्वेश्चन है सीधा गूगल सर्च से हो जाएंगे। हाउ वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि अच्छा यार मैं पहली पहली बार पूछ रहा हूँ, तो एक बंदा गाइड कर देगा तो मेरा टाइम बच जाएगा उसके अंदर, ठीक है।
वैसे तो हाउ वाले क्वेश्चन भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन टाइम बच जाएगा उससे। एनीवेज, जस्ट डू अ गूगल सर्च। क्या इतना फ्रंट एंड काफी है जॉब के लिए? देखो, अगर आपको जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आ गया है, देन हाँ काफी है ये जॉब के लिए, इतना फ्रंट एंड। लेकिन अच्छे से पता होना चाहिए आपको सारे सारे कंसेप्ट, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पूछने बैठा और आप लोग बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, जो चीज पढ़ रहे हो उस चीज को मास्टर करो, दैट्स इट। आज दिन में कोई क्लास हुई थी क्या? प्रॉमिस की? नहीं नहीं, अरे मंडे को एक डेव सेशन रखा है, मंडे को, आज नहीं है। और सुमित ले रहे होंगे उस सेशन को, सुमित ही नाम है आपका भी। तो वो डेव सेशन 7 बजे रखा गया, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं 7 बजे रखो, तो 7 बजे है वो डेव सेशन। लेट्स मूव। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि नहीं सीख पाओगे जब तक आप बना नहीं रहे हो चीजें। और जब बना रहे हो चीजें तो ऑब्वियस है फटेंगी चीजें, समझ में नहीं आएंगी चीजें, लेकिन फिर भी हार मत मानो, बस बनाते रहो, करते रहो। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मुझे याद है जब मैं पहली पहली बार घुसा था, इतने एरर आते थे पूछो मत। एक भी लाइन लिख रहा हूँ एरर आ रहा है और समझ ही नहीं आ रहा क्यों आ रहा है एरर। लेकिन धीरे 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 करके वो लाइब्रेरी भी इंप्रूव होते गए, एंड्रॉइड की जो पूरा फ्रेमवर्क था। एंड देन हमें भी समझ में आने लगा कि अच्छा ये एरर अगर आ रहा है, पक्का यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि ये एरर मैं पहले भी देख चुका हूँ और इसको कैसे रिजॉल्व करना था मुझे याद है। ठीक है, तो ये वाली एक साइकिल बनने लग जाती है, देन यू लर्न। राइट, यूआरएल के अंदर पैरामीटर्स अगर आपने पास किए हैं तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है अपने राउट के अंदर कि हाँ ये जो राउट है दिस विल टेक दिस पैरामीटर। और जब ऐसा आपको पाथ मिलेगा जिसके अंदर विकी के बाद कुछ लिखा हुआ है, तो उसको आप इस जगह पहुंचा देना आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो अगर स्लैश विकी लिखा हुआ है तो वो भी आप कुछ बना सकते हो, और स्लैश विकी के बाद टॉपिक आईडी है तो उसके लिए आप ये वाला बना सकते हो आर्टिकल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है कि विकी स्लैश टॉपिक आईडी, तो अगर विकी स्लैश जावास्क्रिप्ट कहीं मिल जाएगा उसे, तो वो ये वाला आर्टिकल वाला कंपोनेंट लोड कर देगा और उसके अंदर जो आपका टॉपिक आईडी है उसकी वैल्यू होगी जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर टॉपिक आईडी हो जाएगी ये, यहाँ पर टॉपिक आईडी हो जाएगी एनीथिंग, इस तरीके से। तो उसके बाद इस आईडी को अगर बाहर निकालना है तो आईडी कहाँ से बाहर निकलेगी? यू हैव टू यूज दिस, यूज पैराम्स। तो इस तरीके से हमने काफी सारे हुक भी देख लिए जो धीरे धीरे करके यूज होते जा रहे हैं हमारे। तो ये वाला यूज पैराम्स वाला जो हुक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। जो आपके नॉर्मल रिएक्ट सारे थे वो हमने देखे थे, जैसे यूज स्टेट, यूज रेफ, उसके बाद यूज इफेक्ट, और भी कुछ कुछ होते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। जैसे अगर आप रिडक्स को देखो तो रिडक्स तो खैर अच्छे लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके अंदर काम में आता है, बट देन देर इज समथिंग कॉल्ड यूज कॉन्टेक्स्ट सिमिलर टू रिडक्स, जो कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। यूज कॉन्टेक्स्ट भी एक स्टेट मैनेजमेंट के हेल्प में काम में आता है, लेकिन वो ज्यादा लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग यही यूज कर रहे होते हैं रिडक्स। तो वही हमने देखा, देन यूज कॉन्टेक्स्ट को देखा भी नहीं। वी हैव नेस्टेड राउट्स एज वेल, कि राउट के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर एक पेरेंट वाले के अंदर कुछ चिल्ड्रन बनाना है, तो ये वाली चीजें कहाँ पे काम में आती है? जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया था आपको, अगर आप जोमेटो की वेबसाइट खोलोगे तो वैसे एक बंदे ने जोमेटो का प्रोजेक्ट बना के डाला लिंक्डइन के ऊपर, काफी बढ़िया, मतलब उन्होंने पूरा बना दिया था। मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, मनोज नाम था, क्या नाम था, बट हाँ उन्होंने रेप्लिकेट कर दिया था। पीतम, यस पीतम दास ने बनाया था, यस राइट। ये दिया था मैंने असाइनमेंट के अंदर, ज्यादा लोग बनाए नहीं। कुछ नहीं है इसके अंदर, जब आप जाते हो zomato.com के अंदर स्लैश डिलीवरी के अंदर, तो यू हैव टू लाइक हाईलाइट दिस वन। व्हेन यू गो टू स्लैश डाइन आउट, तो यू हैव टू हाईलाइट दिस वन। हो क्या रहा है कि आप ये पूरा का पूरा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर ये नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज चाइल्ड। तो स्लैश डिलीवरी के अंदर मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को लोड करना चाहता हूँ जिसके अंदर ये डिलीवरी वाला पार्ट हाईलाइट हो रखा है। ठीक है, मैं वो वाला चाइल्ड कंपोनेंट लोड करना चाहता हूँ। To do that in React, you have to pass it in a nested state.
जैसे कि ये मेरा स्लैश मैसेजेस है, तो उसके अंदर तो ये मुझे मैसेजेस वाला कंपोनेंट लोड करना है, लेकिन इस मैसेजेस कंपोनेंट के अंदर मुझे अगर कोई चाइल्ड फर्दर लोड करना है तो उसके लिए मैं एक अलग नेस्टेड राउट बना सकता हूँ लाइक दिस, कि अगर मैसेजेस के अंदर आपने आईडी भी पास कर दी तो ओपन अप दिस चैट्स इनसाइड दिस मैसेजेस। तो ये जो चैट है ये इस मैसेज के अंदर खुल रहा होगा, लेकिन मैसेज के अंदर चैट को अगर खोलना है आपको तो मैसेज के अंदर आपको एक आउटलेट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे ये अगर मैसेजेस है तो मैसेजेस ने अपना काम किया जो भी मैसेजेस को दिखाना था, लेकिन मैसेज को अगर अपने अंदर किसी भी चिल्ड्रन को दिखाना है तो उसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर दिखाओ इस चिल्ड्रन को। तो ये रहा आउटलेट एंड यू कैन इन्फ्लेट द चिल्ड्रन वट एवर द चिल्ड्रन मे बी इनसाइड दिस आउटलेट। तो इस मैसेजेस के अंदर एक तो ये चिल्ड्रन हो गया चैट्स वाला, लेकिन दे कुड इंक्लूड अनदर चिल्ड्रन एज वेल, और वो भी इसी आउटलेट के अंदर ही ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमने देखा था अच्छे से। प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना है आपको, कभी सपोज आपने एक लॉगिन पेज बनाया और उसके अंदर अगर यूजर लॉगिन कर लेता है ठीक से तो आपको अलग पेज पर मे बी प्रोफाइल पेज पे भेजना है, अगर नहीं कर पाता तो मे बी किसी और पेज पे भेजना है, ठीक है, होम पेज पे भेजना है, जो भी। तो टू डू दैट आपको कुछ लॉजिक वगैरह लिखना पड़ता है, एंड टू राइट दैट लॉजिक यू कैन यूज दिस यूज नेविगेट हुक। यूज नेविगेट हुक के अंदर बस आप बता देते हो कि आपको भेजना कहाँ है, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन लाइक दिस नेविगेट, और कहाँ नेविगेट करना है, जस्ट पास इन दैट पाथ। और अगर ये पाथ आपने रजिस्टर कर रखा होगा अपने ऐप के अंदर, राउटर के अंदर, तो ये उस वाले पाथ पे अपने आप नेविगेट हो जाएगा। दीज आर ऑल द थिंग्स। उसके बाद बस एक प्रोटेक्टेड राउट वाला कंसेप्ट हमने देखा था। प्रोटेक्टेड राउट का जो कंसेप्ट है दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस पेरेंट और चाइल्ड वाले के ऊपर, कि जैसे आप पेरेंट के अंदर चाइल्ड बना सकते हो एंड देन जो चाइल्ड है वो पेरेंट के आउटलेट के अंदर आपका लोड हो जाएगा। तो उसी की हेल्प से आप प्रोटेक्टेड राउट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं कि आई क्रिएट पेरेंट कंपोनेंट लाइक दिस विच इज प्रोटेक्टेड राउट्स, जिसके अंदर मैं सारी सारी चेकिंग करूंगा कि क्या ये पेरेंट मेरा लॉग्ड इन है कि नहीं है। तो टू चेक इफ दिस इज लॉग्ड इन आई कैन फेच द डेटा फ्रॉम माय स्टोर मे बी, क्योंकि अब तो लॉगिन का जो डेटा वो पूरे ऐप के पास होना चाहिए, तो मेक सेंस कि वहां पे मैं लॉगिन का डेटा सारा स्टोर करूं। और इस टाइप के एप्लीकेशन अभी हम बना रहे होंगे, जो हमारे दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम रिएक्ट और बैकएंड दोनों कर रहे होंगे, उनके अंदर हम लॉगिन स्टेट वगैरह सारी हैंडल कर रहे होंगे, तो उसके अंदर आप देखोगे हाँ प्रोटेक्टेड राउट से यूज कर रहे होंगे। अभी फिलहाल मैंने बस यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स डाल दिया, लेकिन ये ट्रू एंड फॉल्स अल्टीमेटली आपका स्टोर से ही आपको मिल रहा होगा, और उसके नीचे यही कोड लिखा होगा वहां पे भी कि अगर लॉग्ड इन है तब तो चाइल्ड को लोड कर दो, बेसिकली आउटलेट के अंदर चाइल्ड लोड हो जाएगा। अगर लॉगिन नहीं है तो उसको नेविगेट कर दो लॉगिन वाले के ऊपर। ये रिप्लेस फ्लैग क्या करता है बेसिकली कि आपको बैक करने पे इसी पेज पे वापस लेके नहीं आएगा, तो इससे तो इग्नोर भी कर सकते हैं उसको। उसके बाद ये मैंने कहा था बनाने के लिए बैकएंड का सिलेबस थोड़ा ही है। बैकएंड के अंदर ज्यादातर चीजें आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बैकएंड के एप्स बनाते जाओगे तो उसके अंदर हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बैकएंड के अंदर जो मेन मेन कंसेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो हमारे 3 क्लासेस के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद मोंगोडीबी को हम पढ़ेंगे पहले प्रोजेक्ट के साथ बनाते बनाते। तो 6 क्लासेस हैं पहले प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें से 1-2 क्लास के अंदर मोंगोडीबी पढ़ेंगे, 1-2 क्लास के अंदर फ्रंट एंड बनाएंगे, 1-2 क्लास के अंदर बैकएंड बनाएंगे, 1-2 क्लास के अंदर कनेक्ट कर लेंगे दोनों को, तो हो जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद फिर अगले प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो उसके अंदर भी ऐसे ही है, 1-2 क्लास के अंदर फ्रंट एंड, 1-2 क्लास के अंदर बैक एंड, 1-2 क्लास के अंदर कुछ नए और फीचर्स, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, 1-2 क्लास के अंदर दोनों को आपस में कनेक्ट एंड सो ऑन। इस तरीके से हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो क्लासेस ऐड भी कर सकते हैं बीच में, तो दैट्स नॉट एन इशू। बट जिस तरीके की मेरी प्लानिंग है उस हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। भैया असाइनमेंट तब मिलेगा क्या जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे? वैसे अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक काम करूंगा मैं, तो सपोज करो पहला प्रोजेक्ट जो है हमारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उसको जब हम बना रहे हैं तो मैं तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं क्या करा करूंगा जो हमारे असाइनमेंट्स होंगे, तो मैंने अभी तक बनाए नहीं है वो सारे असाइनमेंट्स वगैरह और जो नोट्स वगैरह हैं, तो मैं क्या करा करूंगा जब वो असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं तो जब वो हम क्लासेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जितना टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसी टॉपिक के बेस पे एक नया
एप्लीकेशन आपको मैं दे दूंगा बनाने के लिए, जो कि आप बना सकते हो। ठीक है, तो पैरेलल में 2 चीज़ें होती रहेंगी। वैसे तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप मेरे साथ जितना मैं बना रहा हूँ वही बनाते चलो, लेकिन आपको अगर एक और चीज़ बनानी है पैरेलल में, दूसरा प्रोजेक्ट भी, तो वो भी मैं दे दूंगा आपको, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाउ टू यूज गूगल साइन अप एंड लॉग इन। अब ये जो हाउ टू यूज है, अगेन गूगल साइन अप एंड लॉग इन, जस्ट डू अ गूगल सर्च। लेकिन अब आपने मेरे से पूछा है तो मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ वो चीज़। तो होता क्या है कि गूगल साइन इन या फिर किसी भी अगर थर्ड पार्टी के थ्रू आपको साइन इन करना है, तो उसके लिए उस एप्लीकेशन ने अपनी कुछ एपीआईज बना रखी होती हैं, ऑथेंटिकेशन एपीआईज होती हैं। गूगल के केस में दे हैव ओऑथ, जिसके लिए आपको उनके पास उनके अकाउंट में जाके अपना एक डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जस्ट गो टू गूगल डेवलपर अकाउंट वेबसाइट, create a Google developer account, and then you will get a lot of APIs। कि आपके पास YouTube की API है, आपके पास Maps की API है, आपके पास Translate API है, बहुत सारी API, and then you will have Google Authentication API as well। वहाँ पे गए, अपना ऐप रजिस्टर कराया। ऐप रजिस्टर कराने का मतलब बस अपने एप्लीकेशन का नाम वगैरह बता दिया, ठीक है। और शुरुआत में तो जो यूआरएल बता रहे हो अपने एप्लीकेशन का कि जहाँ से ऑथेंटिकेशन करना है, उसको आपने छोड़ दिया ओपन, कि कहीं से भी हम कर सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। लेकिन जब आपने एक बार डेवलपमेंट कर लिया अपने एप्लीकेशन की, तो आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट से ही सिर्फ ये खुले एपीआई, तो तब आप अपना www.yourproject.com अपना डोमेन वगैरह बता सकते हो उसको, वो बात की बात है। यू विल गेट एन ओ ऑथ टोकन, जिसकी हेल्प से आप वो गूगल ऑथेंटिकेशन कर रहे होगे। ये सारा का सारा जो स्टेप है, ये सारे के सारे जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वाले हैं, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करते हैं कि आपको ये कोड लिखना है, ये कोड लिखना है, ये कोड लिखना है। वो कोड हमें समझना नहीं होता, वो कोड हमें कॉपी एंड पेस्ट करना होता है अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एंड देन इट जस्ट वर्क्स। आपको एक बटन दिखता है जिस पर आप क्लिक करते हो, वो पेज खुलता है गूगल का, उसके अंदर से वो यूजर चूज करता है, बैकएंड वापस आता है, कॉल बैक मिलता है, आपको डेटा मिल जाता है। उस डेटा के साथ आपको क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको बैकएंड में उस डेटा को लेके जाना है या नहीं लेके जाना, वो सब आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपको फेसबुक से ऑथेंटिकेट करना है तो फेसबुक के अंदर आप अपना डेवलपर अकाउंट बनाओगे। डिस्कॉर्ड से ऑथेंटिकेट करना है, डिस्कॉर्ड में बनाओगे। गिटहब से ऑथेंटिकेट करना है, लिंक्डइन से ऑथेंटिकेट करना है, कहीं से भी ऑथेंटिकेट करना है, आप वहां पे उसका डेवलपर अकाउंट बनाओगे और उनकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे, ठीक है। एंड एक गूगल सर्च करोगे यार बस ठीक है। ऑल आई एम सेइंग, जस्ट डू अ गूगल सर्च एंड यू कैन गेट एनीथिंग। कंपनी में कैसे काम होता है भैया, एक प्रोजेक्ट सेम सेम बताना। हाँ, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हमें प्रॉपर जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ वो एक इंडस्ट्री लेवल स्ट्रक्चर होगा। एंड देन जो बैकएंड के लिए हम सर्विसेज यूज करेंगे वो भी इंडस्ट्री लेवल की होंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सारा सारा कोड आप देखोगे कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी का कोड खोलो, अपना कोड खोलो, सिमिलर ही पाएगा आपको। वो कुछ कुछ और एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगा देते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन लेयर आप जितनी ज़्यादा लगाते जाते हो, टाइम तो आपका लगता है एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगाने में, लेकिन एटलीस्ट जो नए लोग आते हैं उनको कम कोड लिखना पड़ता है, और वो एब्स्ट्रैक्शन कोड लेयर लगाने में उनका थोड़ा सा टाइम जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन लेयर वगैरह हम नहीं देख रहे होंगे काफ़ी सारी, लेकिन एट द कोर जो काम वो कर रहे होंगे वो काम हम देख रहे होंगे, और वो इंडस्ट्री लेवल का ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं मेरे को बहुत ज़्यादा मन करता है जब मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं हमेशा उसको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ ही बनाऊँ, जिससे कि शुरुआत में तो टाइम लगे ही, भले ही मुझे वो सेटअप वगैरह करने में, उसको बनाने में, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी रहेगी कि जैसे-जैसे करके ये मेरा प्रोजेक्ट स्केल होगा धीरे-धीरे, वैसे-वैसे मुझे कम चीज़ें लिखनी होंगी। ये आई लर्न्ड इट द हार्ड वे, कि शुरुआत में जो ज़्यादा रो लेता है उसको बाद में बिल्कुल नहीं रोना पड़ता, लेकिन अगर जो शुरुआत में बच रहा होता है रोने से, वो फिर पूरे प्रोजेक्ट में रोता रहता है, ठीक है। तो डोंट वरी आपको भी वैसे ही सिखाया जाएगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ, जिसमें आप शुरुआत में रोओगे कि भैया क्या पढ़ा दिया ये यूट्यूब पर तो बहुत आसान पढ़ा था मैंने कहीं पर, लेकिन ट्रस्ट मी, आप बोलोगे कि अच्छा हुआ भैया ने ऐसे पढ़ाया था। ऐसे ये रिडक्स है, रिडक्स स्टोर,
रिडक्स स्टोर ना पढ़ के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू पढ़ते हैं तो इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, लेकिन रिडक्स के अंदर काफी सारे काम नहीं कर सकते हम, सॉरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर काफी सारा काम नहीं कर सकते हम जो रिडक्स में कर सकते हैं। ऑलराइट, आई विल मूव टू द रिडक्स नाउ। तो ये तो आई थिंक सबको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर, कि क्यों जरूरत पड़ी रिडक्स की। बेसिकली कंपोनेंट्स के बीच में डेटा पास करने में पहले दिक्कत हुआ करती थी, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजने में। एंड देन सपोज करो आपने यहाँ से यहाँ भेज दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ भेजना तो इसके पास भी भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ भी भेजना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तो भेज दिया, लेकिन चाइल्ड से ऊपर भेजने में दिक्कत होती थी, कॉल बैक वगैरह के जुगाड़ लगाने पड़ते थे। और अगर मल्टी लेवल लगाने हैं तब तो यहाँ से भी कॉल बैक, यहाँ से भी कॉल बैक। और अगर यहाँ के डेटा को यहाँ भेजना है तब तो यहाँ से कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक एंड देन प्रॉप। ठीक है, तो अगर ऐसा करने लग गए फिर तो बना लिया प्रोजेक्ट। तो इन सबको संभाला हमारे स्टोर ने। स्टोर ने बोला सुनो, मैं आ गया हूँ, मैं अलग खड़ा हो जाऊंगा, जिसको भी एक्शन डिस्पैच करना है डेटा अपडेट करने के लिए दे कैन डिस्पैच देयर एक्शन, जिसको भी सब्सक्राइब करना है, जिसको भी सिलेक्ट करना है कोई भी डेटा दे कैन सेलेक्ट। ठीक है, तो सब्सक्राइब का मतलब सेलेक्ट है, एक्चुअली सेलेक्ट है, यूज सिलेक्टर करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को एंड यू सब्सक्राइब टू दैट डेटा, इन अ सेंस कि जब भी उस डेटा में कुछ भी अपडेशन होगा यू विल गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। ठीक है, जैसे सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब के ऊपर वैसे वाला। एंड दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ डूइंग दैट, कि जब भी किसी जगह पर कुछ भी चेंजेस आए तो हमने एक एक्शन क्रिएटर ने एक एक्शन को डिस्पैच किया। ये सारे एक ही स्टेप में हो जाते हैं, डिस्पैच एक्शन। उसके बाद वो एक्शन जाता है एक रिड्यूसर फंक्शन के पास, जिसमें आप लॉजिक लिखते हो कि किस तरीके से मुझे इस एक्शन से करना क्या है, किस तरीके से मुझे स्टेट को अपडेट करना है। तो ये रिड्यूसर का काम होगा स्टेट को अपडेट करने का। एंड देन जैसे स्टेट में कुछ भी अपडेट हो रखा होता है, जिस जिस एलिमेंट ने उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए सब्सक्राइब कर रखा होता है, उस एलिमेंट के पास वो अपडेशंस के नोटिफिकेशन चले आते हैं, फिर वो अपने आप को अपडेट कर लेता है, उस तरीके से रीरेंडरिंग वगैरह कर लेता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल काम करती है। नाउ टू क्रिएट दिस, हमारे पास पुराना तरीका होता था एक रिडक्स का, लेकिन देन देयर केम अ लाइब्रेरी कॉल्ड रिडक्स टूलकिट, जो कि अब रिडक्स वाले भी रिकमेंड करते हैं, जो हमने देखी रिडक्स टूलकिट, जिसने काम को काफी आसान बना दिया। अदरवाइज पहले मुझे करना पड़ता था कि यहाँ पे अलग अलग एक्शन के ऑब्जेक्ट्स बनाने होते थे। तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे एक्शन क्रिएटर, यूज टू क्रिएट दीज एक्शन क्रिएटर्स विथ टाइप एंड पेलोड। और फिर वो एक्शन क्रिएटर के बाद हम अलग से रिड्यूसर बनाते थे, एक्शन क्रिएटर्स को रजिस्टर करते थे रिड्यूसर्स के अंदर बाय यूजिंग दैट स्विच केस। ठीक है, स्विच केस के हिसाब से बता देते कि अच्छा ये वाला एक्शन आया तो कौन सा रिड्यूसर, ये वाला एक्शन आया तो कौन सा रिड्यूसर, एंड सो ऑन। तो वो सारी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक्चुअली एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दिया। तो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है टूल किट रिडक्स के ऊपर, एंड उसके बाद से हमारा काम काफी आसान हो गया। तो हम इस तरीके से रिडक्स जेएस की टूल किट इंस्टॉल करते हैं एंड फिर साथ में रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल करते हैं। एंड विद दैट वी ओनली हैव टू डील विद स्लाइसेस। तो हमारे पास एक क्रिएट स्लाइस वाला फंक्शन होता है विच टेक्स केयर ऑफ मैपिंग योर एक्शंस एंड रिड्यूसर्स। तो अब वो जो एक लाइन है बिटवीन द एक्शंस एंड रिड्यूसर्स, दैट एक्चुअली बिकम्स वेरी थिन। नाउ यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज कि हाँ ठीक है, एक्शन ही तो हो रहा है, वो अपने आप ही एक्शन ही परफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, अंडर द हुड वो क्रिएट स्लाइस जो है वो पुराने वाले रिएक्ट रिडक्स के ऊपर काम कर रहा होता है, बट नाउ वी हैव दिस एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसमें हम नेम बताते हैं, हम इनिशियल स्टेट बताते हैं कि हमारे शुरुआत में जो भी डेटा है उसकी स्टेट क्या होगी। वी डिक्लेयर ऑल द रिड्यूसर्स कि हमारे रिड्यूसर्स हैं, तो इंक्रीमेंट एक्शन अगर परफॉर्म हुआ, तो अगर इंक्रीमेंट एक्शन परफॉर्म हुआ तो ये वाला रिड्यूसर रहेगा उसके लिए, डिक्रीमेंट एक्शन परफॉर्म हुआ तो ये वाला रिड्यूसर रहेगा उसके लिए। रिड्यूसर्स आर प्योर फंक्शंस जो कि कुछ इनपुट लेते हैं। यहाँ पे स्टेट के साथ पेलोड भी आएगा, लेकिन पेलोड का यूज हो नहीं रहा है, इसलिए पेलोड मैंने डाला नहीं इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा एक्शन के अंदर पेलोड, तो ये आपका एक्शन, जब ये एक्शन आएगा तो ये वाला रिड्यूसर अपना काम करेगा और स्टेट को अपडेट कर देगा। स्टेट्स आर प्योर फंक्शंस जो कि जो इनपुट लेते हैं उसके बेसिस पर स्टेट को अपडेट कर देते हैं। दे आर सिंक्रोनस इन नेचर, बाय दैट आई मीन कि इसके अंदर आप कुछ भी एसिंक्रोनस काम नहीं कर सकते। टू डू योर एसिंक्रोनस वर्क यू हैव टू मूव द लॉजिक ऑफ एसिंक्रोनस कोड आउटसाइड ऑफ द स्टोर। ठीक है, वो हम रिडक्स के अंदर देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जो हमने देखा भी था।
एंड नाउ जब आपको एक्सपोर्ट करने होते हैं तो आपको सारे सारे एक्शंस भी एक्सपोर्ट करने होते हैं, जिससे कि आप अलग अलग कंपोनेंट से एक्शंस को डिस्पैच कर सको। तो दीज आर ऑल द एक्शंस दैट आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय दिस काउंटर स्लाइस ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आप ऐसे डॉट एक्शंस करके सारे सारे एक्शंस को बाहर निकाल सकते हो। तो यू कैन एक्सपोर्ट ऑल दीज एक्शंस लाइक दिस, और वो इसी नाम से बना देता है जिस नाम से आपने यहाँ पे रिड्यूसर्स की डिफाइन की थी। तो दैट इज कूल, राइट। और मैपिंग भी अपने आप हो जाती है इनकी। तो ये सारी मैपिंग हमें नहीं करनी पड़ती है, वरना अगर आपको पहले पुराने वाला तरीका बताता ना तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती, और लंबा कोड होता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है ये कोड लंबा है रिडक्स टूलकिट से पहले, तो बहुत ही लंबा कोड था। उसके बाद आपने रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर दिया। तो रिड्यूसर आप सिर्फ एक ही रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्यों सारे सारे रिड्यूसर क्यों नहीं एक्सपोर्ट किए? तो एक्चुअली एक और चीज होती थी पुराने वाले में कि देयर यूज्ड टू बी अ कंबाइंड रिड्यूसर। कंबाइंड रिड्यूसर बनाना पड़ता था हमें खुद का, जिसके अंदर हम अलग अलग रिड्यूसर्स को लेके कंबाइन कर सकते थे, सो दैट हम एक रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर सकें, सो दैट उस रिड्यूसर को स्टोर के अंदर इंपोर्ट कर सकें। वो सारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हट गई हैं, एंड नाउ कंबाइंड रिड्यूसर वाला काम सारा सारा इसके अंदर अपने आप रहता है स्लाइस के अंदर। तो ये सारा सारा कोड नहीं करना पड़ता, और अब सिर्फ आपको यही समझना है, यही याद करना है कि बस हमें ये करना है, एक स्लाइस बनाना है, नेम पास करना है, इनिशियल स्टेट पास करनी है, और रिड्यूसर पास करना है, एंड एक्सपोर्ट करते टाइम हमें अपने एक्शन और रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर देना है। इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते थे आई थिंक ये, इससे ज्यादा तो क्या ही करते, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद इन रिड्यूसर्स को लेके हमें अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इस तरीके से। तो कॉन्फ़िगर स्टोर, यहाँ पर पहले का अगर वही दोबारा से मैं बताऊं, टूल किट से पहले, तो टूल किट से पहले कॉन्फ़िगर स्टोर नहीं होता था। वी हैड आई थिंक यूज स्टोर, और उसके अंदर आप रिड्यूसर बताते थे इस तरीके से, एंड देन एक्शंस भी बताते थे कि क्या क्या एक्शंस हैं। तो अब ऐसे ही काम हो जाता है। लेकिन हमने कॉन्फ़िगर किया अपने स्टोर को, उसके बाद ये स्टोर को हम अपने इंडेक्स के अंदर डालेंगे इस तरीके से कि जो भी हमारा app.js है, वी विल wrap this app.js with this provider, एंड ये प्रोवाइडर आएगा हमारे रिडक्स थंक के अंदर से, और इसके अंदर हमें एक स्टोर बताना होता है कि स्टोर कहाँ से आएगा। तो स्टोर हमने जो अभी स्टोर बनाया था ये वाला, यहाँ से वो स्टोर आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने बना रखी हैं आपको, इसलिए मैं दोबारा से कोड में नहीं दिखा रहा, क्योंकि कोड में दिखाने जाऊंगा तो इट विल जस्ट टेक लॉट मोर टाइम। लेकिन अगर आपको कोड में समझना है तो जस्ट गो थ्रू प्रीवियस क्लासेस, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया था उनके अंदर मैंने, और डाउट तो सारे ले ही लिए थे, डाउट मेरे ख्याल से बचे नहीं थे लोगों के ज्यादातर। और अब अगर आपको पढ़ने के बाद डाउट आ रहे हैं तो प्लीज आस्क मी इन टुडेज क्लास। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करूंगा जो दो लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। ये इनका एरर मुझे दिख नहीं रहा, काफी ब्लड ब्लड, अच्छा। तो इनके कुछ एरर आ रहा है, इनवैलिड हुक कॉल, हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कंपोनेंट, दिस कुड हैपन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। उसके अंदर उसके बाद इन्होंने रीजंस भी दे रखे हैं। ये तो वार्निंग है, वार्निंग्स, लेकिन वार्निंग से भी आपको पता चल जा रहा है कि आपने क्या गड़बड़ करी होगी। एंड देन देयर इज दिस एरर कि ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल एट यूज कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद बता भी रखा है कि किस जगह पे दिक्कत आ रही है, कौन सी लाइन में दिक्कत आ रही है। तो इस वाले कोड में जाके डिबगिंग वगैरह करो यार, मतलब आपने सिर्फ एरर मैसेज दे दिया तो इससे तो सॉल्व नहीं हो सकता कुछ भी। डिबगिंग करो ये जो मैसेज दे रखा है इसकी हेल्प से, एंड देन अगर समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद भी, तो फिर ये जो एरर मैसेज है इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स रिगार्डिंग दिस ऑन स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, डोंट वरी, एरर्स आर जस्ट अ प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमने जो एक्शन और रिड्यूसर वगैरह बना लिए हैं, अपने एक्शन को डिस्पैच करने के लिए वी विल यूज दिस यूज डिस्पैच हुक, एंड देन दिस विल रिटर्न अ फंक्शन इन विच वी कैन पास आवर एक्शंस। तो ये मेरा इंक्रीमेंट वाला एक्शन है जो मैंने अपने डिस्पैच में पास कर दिया। तो जब भी इस बटन पर क्लिक हो रहा है तो आई वांट टू डिस्पैच द इंक्रीमेंट एक्शन। अब ये इंक्रीमेंट एक्शन जो है, दिस विल कॉल द reducer that is linked with this action, and that is this reducer right here,
एंड दिस विल इंक्रीमेंट द स्टेट इनसाइड द स्टोर। और फिर जिस भी कंपोनेंट ने इसको सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेसिकली सिलेक्ट कर रखा होगा, उसको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो काउंटर है, ये काउंटर करके हमने एक बना रखा है कंपोनेंट, और एक शो काउंटर करके कंपोनेंट बना रखा है। हम चाहते तो एक ही कंपोनेंट के अंदर डिस्पैच और सिलेक्टर दोनों भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शो काउंटर के अंदर हमने इस तरीके से यूज सिलेक्टर किया और सिलेक्ट कर रखा है हमने ये स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। तो जब भी इस काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी हमें पता चल जाएगा इस काउंट के अंदर, और हमने इस काउंट को यहाँ पे फिर री रेंडर कर रखा है। तो जो भी पर्टिकुलर लाइन इस काउंट के ऊपर डिपेंडेंट होगी इस JSX के अंदर, वो चीजें री रेंडर हो जाएंगी अपने आप। तो ये री रेंडर कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट होगा इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी, ये सब कुछ अपने आप रिएक्ट हैंडल करता है अंडर द हुड, वही वर्चुअल डोम वगैरह लगा के, कि अब जो करंट स्टेट है और जो प्रीवियस स्टेट थी उनमें देखेगा कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही अपडेट करना है, सबको री रेंडर करने की जरूरत नहीं है, बस इस एलिमेंट को री रेंडर कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से वो अपने आप ही स्मार्टली री रेंडर कर देगा, जिससे कि पूरा का पूरा पेज री रेंडर ना करना पड़े। ठीक है, एंड देन अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ हुक्स रिडक्स मैंने आपको आई थिंक नहीं बताया था, मतलब ये वाला पार्ट आई थिंक रह गया था हमारा, या फिर मैंने पढ़ाया था ये, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ाया था ये। डिड वी मिस दिस? मिस हो गया था, चलो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। खैर वैसे भी थ्योरी है जो भी, ये वही थ्योरी है जो अभी तक हम देखते आए हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर ही। तो अब इस थ्योरी को पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि अब हमें पता है इन सब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ, हर एक लाइन के अंदर क्या कहना चाहती है हर एक लाइन। तो इफ वी लुक एट दिस, advantages of using redux: predictability of outcomes, since there is always one source of truth, that is the store, there is no confusion about how to sync the current state and action with other part of the application। तो ये एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है। अगर आपने सपोज करो अलग अलग कंपोनेंट के अंदर एक ही वेरिएबल बना रखा है, और आपको जब भी वो वेरिएबल अपडेट करना होता है तो आपको हर एक कंपोनेंट के अंदर वो वेरिएबल अपडेट करना होगा। या फिर अगर आपने सपोज करो एक यूजर्स का एरे बना रखा है, और जब भी कोई एक नया यूजर ऐड होता है तो आपको वो यूजर्स एरे हर कंपोनेंट के अंदर अपडेट करना हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसके अंदर कि यार मुझे सभी के अंदर अपडेशन करने हैं। कभी कोई सा एरर आ गया जिसकी वजह से कोई कंपोनेंट लोड नहीं हो पाया, उसके अंदर मैं एरे के अंदर अपडेट नहीं कर पाया, तो मैं किस एरे को वैलिड मानूं, इस कंपोनेंट के एरे को वैलिड मानूं या इस कंपोनेंट के एरे को वैलिड मानूं। ठीक है, दो दो जगहों पे आपका वो लॉजिक लिखा हुआ है, दो दो जगहों पे आपका वो डेटाबेस है। लेकिन विद रिडक्स यू हैव सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि यही एक स्टोर है, इसी में डेटा सारा है। अगर ये जो बता रहा है वही हम मानेंगे, ये बता रहा है कि इतने लोग हैं यूजर्स, तो इतने ही लोग माने जाएंगे। और अब जो भी काम होगा सिर्फ इस यूजर पे होगा, मुझे 10 जगहों पर जाके यूजर्स अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे अपडेट करूंगा, वो अपने आप ही बाकी सारे कंपोनेंट्स के अंदर अपडेट कर देगा अकॉर्डिंगली। तो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। Maintainability: the code becomes easier to maintain with a predictable outcome and strict structure. This is based on the previous example actually, कि अब आपको 10 जगहों पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो अगर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है तो विद दैट कम्स की डीबगिंग करने की जरूरत नहीं है 10 जगहों पे। ठीक है, कोई अगर कोड चेंज करना है तो 10 जगहों पे कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई एरर आए तो वही डीबगिंग करने के लिए 10 जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा है, मेंटेन करना आसान हो जाता है कोड को बेसिकली। तो जैसे जैसे करके आपका कोड बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे करके इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको दिखने लग जाते हैं। डेवलपर टूल्स भी हैं इसके पीछे, जो हमने देखा था डेवलपर टूल एक, कि डेवलपर सारी सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो डेवलपर टूल है। ठीक है, जो क्रोम एक्सटेंशन है, दिस वन रिडक्स डेव टूल्स, इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कौन सा एक्शन कब परफॉर्म हुआ है। तो डीबगिंग तो और आसान हो गई, वरना कंसोल लॉग ही लगाते रह जाते हैं हम उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, अगर खुद के अलग अलग कंपोनेंट के अंदर मैनेज कर रहे होते तो। ठीक है, कि कंपोनेंट 1 अपडेटेड, कंपोनेंट 2 अपडेटेड, इस तरीके से। बट विद दिस वी हैव अ ग्रेट डीबगिंग टूल। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम अच्छा है, रिडक्स हैज अ ह्यूज कम्युनिटी बिहाइंड इट व्हिच makes it even more captivating to use. A large community of talented individuals contribute to betterment of the library and develop various applications with it. So that's great. तो इससे दूसरा फायदा हमारे लिए क्या है कि आपको जो भी एरर दिखाई दे रहा है रिडक्स के अंदर, यू कैन बैट ऑन इट कि आपसे पहले कम से कम नहीं तो लाखों लोगों को आया होगा वो एरर। ठीक है,
क्योंकि काफी बड़ा इकोसिस्टम है, सिर्फ आप यूज नहीं कर रहे हो उस चीज को, आपसे पहले बहुत सारे लोग यूज कर चुके हैं। तो जो एरर आपको आया है, आपने कुछ नया एरर डिस्कवर नहीं किया होगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन आराम से, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, जस्ट डू अ गूगल सर्च। Ease of testing. Redux code are mostly functional, which are small, pure and isolated. This makes them code testable and independent. Testing वगैरह को हम वैसे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन what it means is कि आप लोग चाहो तो टेस्ट केसेस बना सकते हो। तो प्रोडक्शन के अंदर ऐसा ज्यादातर हम कर रहे होते हैं कि हमने अपना कोड बनाया एंड देन हमने एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट भी बनाया, पूरा पूरा टेस्टिंग सेटअप किए, टेस्टिंग के अलग मेथड्स वगैरह बनाए जाते हैं अलग से। उसके लिए भी काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जेस्ट वगैरह, चाहे मौका, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उनके अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हो, एज इन प्रोडक्शन में भेजने से पहले अपने कोड को आप चेक कर सकते हो कि जो कोर फंक्शनैलिटीज हैं वो तो सही से काम कर रही हैं अभी भी कि नहीं कर रही हैं। तो दैट बिकम्स ईजियर बिकॉज आपके पास जो स्लाइसेस जो आपके बन रहे हैं या फिर स्टोर के अंदर जो ये चीजें बन रही है, दे आर एक्चुअली वेरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट टैंगल्ड या फिर कपल्ड टुगेदर। तो सारे सारे लॉजिक डीकपल्ड हो रखे हैं, सारा सारा डेटा डीकपल हो रखा है, तो टेस्टिंग अपने आप ही उसके हिसाब से फिर आसान हो जाती है, आप हर एक चीज को अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। Organization. Redux is very precise about how the code should be organized. This makes the code more consistent and easier when a team works with it. वही again ऊपर की लाइनों को ही कोट कर दिया अलग तरीके से। तो these are all the benefits of using Redux. And then we will come to the assignment. And ये वाला जो assignment है, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर ऐसा ही कुछ बना दिया था। तो I hope now you will be able to make something similar to this. Because लास्ट क्लास में जो हमने कार्ट बनाई थी, उसके अंदर हम ऐसे आइटम खुद से तो ऐड नहीं कर रहे थे, लेकिन हम आइटम जो ऐड कर रहे थे वो एपीआई से लोड करके ला रहे थे। बट जो कार्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, दिस इज सिमिलर टू दैट, कार्ट मैनेज हो रही है यहाँ पे भी, राइट। तो ये सब चीजें हम दिखा सकते हैं आराम से। मनोज ने बनाने का ट्राई भी किया था, बट वो बगी था उस टाइम पे, मुझे याद है। अब ठीक चल रहा है मनोज? हाउ टू एक्सेस लाइव लोकेशन ऑफ अ यूजर, हाउ टू एक्सेस लाइव लोकेशन ऑफ अ यूजर। इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग एपीआई होती हैं, बट विद क्रोम लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर डिवाइसेस। सबसे पहले तो आप कौन से डिवाइस के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, डू यू वांट टू डू इट इन योर एंड्रॉइड डिवाइसेस विद इट इन द नेटिव एप्स, या फिर आप वेब एप्स के अंदर ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो। अगर आप ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो ब्राउजर्स अपना एक अलग फंक्शनलिटी देते हैं। अगर आप ऐप्स के अंदर करना चाहते हो तो ऐप्स को अलग परमिशन, जो ऐप के अंदर आप देखते हो परमिशन मांग रहा है ऐप आपका, कुछ लोकेशन परमिशन, तो वो परमिशन का सिस्टम होता है। तो हर एक ऐप का अपना अपना अलग होता है। अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट के अंदर हम वो ब्राउजर के थ्रू कर रहे होंगे, एंड देन टू डू दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट द लाइब्रेरी, बट आई थिंक ब्राउजर के अंदर से हमें मिल सकता है, ठीक है, इजीली। तो वी कैन डू अ गूगल सर्च फॉर दैट अगेन, तो आपके यूजर की लोकेशन आपको मिल जाएगी उससे। ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स मूव टू द थंक। तो थंक के अंदर थंक इज बेसिकली द मिडलवेयर वाला पार्ट, कि अब आप अपने ऐप के अंदर मिडलवेयर डाल सकते हो। बिकॉज ये जरूरत क्यों पड़ी इसकी, बिकॉज अगर आप प्रीवियस साइकिल देखोगे अपने ऐप की, तो इट इज लाइक दिस कि जब आपका एक्शन डिस्पैच होता है तो यू टेक द एक्शन डायरेक्टली टू द रिड्यूसर, और फिर ये रिड्यूसर सीधा इसके ऊपर काम करेगा और स्टेट को अपडेट करना लग जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो काम है डिस्पैच एंड रिड्यूसर वाला, ये जो रिड्यूसर है, बिकॉज इट्स अ सिंपल फंक्शन, क्या बोलता है, प्योर फंक्शन। तो बिकॉज दिस इज अ प्योर फंक्शन, इट कैन नॉट डू एसिंक लॉजिक। ये बोलता है कि भाई मेरे को जो काम करना है मैं तुरंत करूंगा। रिड्यूसर्स आर डिफाइंड लाइक दैट। तो ये उनकी फंक्शनैलिटी में ही डिफाइंड है कि ये एसिंक काम नहीं कर सकते। इनको स्टेट अपडेट करनी है तो दे कैन अपडेट द स्टेट सिंक्रोनसली ओनली, वेट नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस वगैरह नहीं कर सकते, ये उसी टाइम काम करते हैं। तो अगर प्रोमिस वगैरह आपको अगर भेजने हैं तो उसके लिए यू कैन ऐड अ मिडलवेयर राइट हेयर, ठीक है। तो यू कैन डिस्पैच एन एक्शन नॉट टू द रिड्यूसर बट टू द मिडलवेयर। आप मिडलवेयर को बोलोगे सुनो भाई ये काम कर दो, और ये काम करने के बाद ना रिड्यूसर को बता देना कि हाँ ये काम हो गया है, तो सो दैट रिड्यूसर अपना स्टेट को अपडेट कर दे, ठीक है।
तो बीच में मिडलवेयर लगाना है, और वो मिडलवेयर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है मैं ये काम कर देता हूँ जो आप मुझे दे रहे हो, उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी है इस रिड्यूसर को बताने की कि हाँ ये डेटा यहाँ से आ गया या फिर ये एरर आ रहा है जो भी है, फिर रिड्यूसर अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट को अपडेट कर देगा। तो अब यहाँ पे जो एक्शन डिस्पैच हो रहे हैं वो दो टाइप के एक्शन डिस्पैच होते हैं, और आई थिंक यहाँ मैंने बताया भी था कि इफ यू लुक एट दिस डायग्राम राइट हेयर, तो आप देखोगे कि अब जो एक्शन के बाद रिड्यूसर जा रहा है तो दिस एक्शन गेट्स डिस्पैच टू द मिडलवेयर। मिडलवेयर जाता है इंटरनेट के ऊपर डेटा वगैरह फैच करके लाता है, एंड देन जब इसको डेटा मिल जाता है इट डिस्पैचेस सर्टेन एक्शंस टू द रिड्यूसर। ये रिड्यूसर को बोलता है हाँ भाई डेटा मिल गया, या फिर हाँ भाई एरर आ गया, या फिर हाँ भाई लोडिंग स्टेट में है, जो भी है। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था, लोडिंग वगैरह स्टेट भी दिखाई थी कि शुरुआत में जब आप इसको एक्शन डिस्पैच करते हो तो ये सबसे पहला एक्शन डिस्पैच करता है पेंडिंग, क्योंकि ये प्रोमिसेस की तरह काम करता है। प्रोमिसेस जैसे प्रोमिस के अंदर तीन स्टेट होती है, पेंडिंग स्टेट, फुलफिल्ड स्टेट और रिजेक्टेड स्टेट, वैसे यहाँ पर भी तीन स्टेट होती है। सबसे पहले ये बोल देगा पेंडिंग कि आई एम डूइंग सम वर्क, इंटरनेट के ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो जस्ट मार्क योर स्टोर एज लोडिंग वगैरह जो भी दिखाना है आप दिखाना स्टार्ट कर सकते हो यूआई के अंदर, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, टाइम लग सकता है। तो पेंडिंग स्टेट बता दी इसने, तो पेंडिंग स्टेट बता दी तो मैं लोडिंग वगैरह दिखाना स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे इसको डेटा मिल जाता है ये दूसरा एक्शन डिस्पैच कर देगा रिड्यूसर को कि हाँ भाई फुलफिल्ड। फुलफिल्ड वाला एक्शन जैसे ये डिस्पैच करेगा तो ये फिर लोडिंग अपने स्टोर को अपडेट कर देगा, लोडिंग स्टेट को यूआई अपडेट कर सकता है कि हाँ अब लोडिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, अब डेटा मिल गया डेटा दिखा दो। ठीक है, कुछ भी रीजन की वजह से अगर इंटरनेट की दिक्कत या फिर सर्वर की दिक्कत या जो भी दिक्कत है उसकी वजह से अगर एरर आ जाता है तो एरर भी हैंडल कर सकता है। और फिर एरर के लिए भी आपको बता सकता है कि रिजेक्टेड, कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पेंडिंग में जो था प्रॉमिस, दैट हैज बीन रिजेक्टेड। तो अब रिजेक्ट हो गया तो स्टोर के अंदर हम अपडेट कर दें कि हाँ एरर हो गया, और लोडिंग बंद कर देते हैं कि अब लोडिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एरर दिखा देते हैं कि ये भाई ये दिक्कत हो गई। तो ये सारा सारा काम जो है नाउ दिस हैज टू बी डन बाय अ मिडलवेयर, एंड रेडक्स थंक इज अ ग्रेट मिडलवेयर फॉर दैट। रिडक्स थंक हमारे टूल किट की हेल्प से अगेन काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया है लिखने के अंदर, वरना उसके अंदर भी हमें काफी सारी चीजें करनी पड़ती थी, अपने डिस्पैच मेथड्स खुद के बनाने होते थे हमें। अब तो ये जो डिस्पैचिंग हो रही है ऑटोमेटिकली हो रही है, लेकिन ये डिस्पैचिंग हमें खुद से करनी होती थी अगर टूल किट नहीं होता था पहले। तो कि जैसे ही आप इंटरनेट पे गए फैच करने के लिए, जस्ट डिस्पैच अन एक्शन, तो वो एक्शन भी खुद से बनाओ फिर। ठीक है, 3 एक्शन बनाने पड़ते थे खुद के, तो वो बहुत काम हो जाता था। लेकिन विद टूल किट they added an extra abstraction layer and we can look at it inside our product slice। तो ये वाला कोड तो सिंपल कोड है, इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं हो रहा है। आई मीन दिस इज एसिंक फंक्शन। अगर आप सिर्फ आप इसको देखो तो दिस इज जस्ट एन एसिंक फंक्शन जो कि अवेट करता है एपीआई कॉल के ऊपर एंड देन अवेट करता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन के ऊपर। तो यहां से भी प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। उसके बाद हम इस फंक्शन को लेते हैं और डाल देते हैं क्रिएट एसिंक थंक फंक्शन के अंदर। इसका काम है रिटर्न अ थंक। ठीक है, टू रिटर्न एन एसिंक थंक। तो अगर आप देखोगे दिस रिटर्न्स अ एसिंक थंक, ये रहा एसिंक थंक का ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे फेच डेटा के अंदर एसिंक थंक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको तीन तीन स्टेट देगा, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। इस तरीके से ये जो इसका लॉजिक है ये सब मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि you can pass an extra reducer in your slice now, extra reducers, which is actually a function which takes in this builder। और इस बिल्डर की हेल्प से आपकी वो मैपिंग होगी एक्शन और डिस्पैच की, डिस्पैच और रिड्यूसर की, कि वी कैन ऐड द केस ऑफ पेंडिंग। तो ये वाला जब एक्शन डिस्पैच होगा तो ये वाला रिड्यूसर कॉल हो जाएगा, जब ये वाला एक्शन होगा तो ये वाला रिड्यूसर कॉल हो जाएगा, जब ये वाला एक्शन होगा तो ये वाला रिड्यूसर कॉल हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन रिड्यूसर्स के अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये अब हमारे काम को काफी आसान बना देता है कोड लिखने वाली प्रोसेस को, अदरवाइज पहले थोड़ा लंबा कोड होता था। ठीक है, तो अब हमारा जो भी एसिंक का काम होगा हम यहाँ पे कर सकते हैं, और इस एसिंक की काम करने के बाद जो भी केसेस हमारे बनेंगे पेंडिंग स्टेट का, फुलफिल स्टेट का, रिजेक्टेड स्टेट का, वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। हमारे स्टेट को अपडेट करेंगे। सपोज करो डेटा मिल गया, मैं डेटा को अपडेट कर दूंगा इस तरीके से। पहले मैंने लोडिंग कर दिया, लोडिंग के बाद मैंने सक्सेस कर दिया। अब क्योंकि मेरी यहाँ पे स्टेटस लोडिंग और सक्सेस वगैरह हो रही है तो आई कैन अकॉर्डिंगली सेट ऑल दी स्टेटसेस हेयर,
कि अगर मैंने सबसे पहले स्टेटस को सिलेक्ट कर लिया, मैंने एरर को भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने डेटा को भी सिलेक्ट कर लिया, मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर स्टेटस लोडिंग है तो आई कैन रिटर्न अ लोडिंग स्टेट, वो लोडर दिखा सकता हूँ मैं। अगर स्टेटस फेल्ड हो गई तो आई कैन रिटर्न अ मैसेज, एरर मैसेज कि हाँ भाई दिक्कत हो गई, एरर आ गया। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब स्टेटस जो है वो हमारा इधर आइडल है या फिर सक्सेस हो चुका है। तो उस केस में वी कैन शो दिस कि ठीक है आपका डेटा मिल गया होगा हमें, तो ये लो डेटा। और क्योंकि ये सारा सारा काम हो रहा है एसिंक थंग की हेल्प से और रिडक्स इसके पीछे लगा हुआ है, रिडक्स आपका बेसिकली स्टोर वगैरह को अपडेट करता है, तो सब कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह वाला काम सब कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है, जैसे ही स्टेटस अपडेट होता है तुरंत हमें पता चल जाता है कि लोडिंग स्टेटस दिखाना है या फिर फेल्ड स्टेटस दिखाना है या फिर नीचे वाली चीज दिखानी है। सारा का सारा काम अपने आप हो रहा है, रिएक्टिव तरीके से हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप वही रिडक्स ही यूज कर रहे हो, बस मिडलवेयर लगा दिया आप। तो अब जो भी एपीआई के लॉजिक है वो सारे सारे आप यहाँ पे मिडलवेयर के थ्रू कर रहे हो। एंड इन दो क्लासेस के अंदर हमने बस इसी को पढ़ा, रिडक्स को काफी अच्छे तरीके से, एकदम ही ब्रीफ में जाके। एंड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन रिडक्स एंड प्रोजेक्ट्स भी बना लिए इसके ऊपर, मिनी प्रोजेक्ट भी। एंड देन अब आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम नोड.जेएस को खत्म कर लेंगे तो हमारी जो खुद की एपीआईज होंगी हम बना रहे होंगे, उन एपीआईज को लेके और अपने रिएक्ट के अंदर हम अगेन एसिंग थंक वगैरह यूज कर रहे होंगे। हम खुद की थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स भी बनाएंगे सो दैट काफी सारा कोड हमें रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो वो सारा काम हम बाद में देखेंगे, बट यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ जो भी आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट दीज थिंग्स। बनाया किसी ने ये शॉपिंग कार्ट या नीचे वाला पार्ट? क्योंकि मैंने देखा नहीं कहीं। बना रहे हो, बढ़िया। रोहित कुमार कह रहे हैं अपने हुक्स कैसे और कब बनाए? अपने हुक्स हमने वैसे अभी तक बनाए नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। देखो अपने हुक्स बेसिकली तब बनाने होते हैं जब आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपको दिख रहा है जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है जो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर। अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है तो मैंने दिखाई नहीं आपको। बेसिकली आपका जो खुद के जो हुक होते हैं वो कुछ खतरनाक चीज नहीं होती, बेसिकली दे आर फंक्शंस ओनली जो कि इंटरनली दूसरे हुक्स का यूज कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना लो एंड इफ दैट फंक्शन इज यूजिंग सर्टेन अदर हुक्स, तो ये आपका एक तरीके से आपका खुद का हुक बन गया। ठीक है, तो मैं बेसिकली दिखाता हूँ, लेट्स सी, यूज माय हुक, इस तरीके से। तो अब ये मेरा हुक बन गया। और अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी काम करना है, मे बी मैंने यहाँ पे अपना यूज इफेक्ट यूज किया, ठीक है, कि जब भी आपने इस हुक को यूज किया और उसके अंदर आपने कुछ भी काम किया, सपोज करो, ठीक है, कि मे बी दिस इज माई कॉम्पोनेंट, राइट, दिस कैन बी अ कॉम्पोनेंट विच डज नॉट रिटर्न अ जेएसएक्स। तो दिस विल बी अ कॉम्पोनेंट जो कि कुछ जेएसएक्स रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट बिकम्स अ हुक अपने आप ही। तो अगर आप ये रिटर्न के अंदर जेएसएक्स रिटर्न ना करो, जैसे यहाँ पे आप जेएसएक्स रिटर्न कर रहे हो, राइट, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉम्पोनेंट, बट व्हेन यू डोंट रिटर्न अ जेएसएक्स इट बिकम्स अ हुक, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, देन ये काम करने के बाद वी कैन रिटर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम दिस। और अगर मुझे लगता है कि कोई लॉजिक है जो कि रिपीट हो रहा है मल्टीपल अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, एंड इट्स बेटर टू नॉट रिपीट दैट लॉजिक एवरीवेयर, इट्स बेटर टू राइट अ फंक्शन समवेयर और उस फंक्शन को मैं अलग अलग जगहों पे यूज कर सकूं, दैट इज बेसिकली योर ओन हुक। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है तो हमने देखा नहीं, लेकिन आएगा तो देख लेंगे, बहुत कुछ खतरनाक चीज नहीं है ये। दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग योर ओन फंक्शंस, बस फैंसी नाम दे दिया कि दिस इज कस्टम हुक। थोड़ा सा बाकी है, बढ़िया। स्टाइल करने के लिए I can direct you to another library, which is a great library. I don't think we will be using it. Maybe we will. I don't know. Styled components. तो इसकी हेल्प से आप अपने बैठे बैठे कंपोनेंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो
स्टाइल कंपोनेंट्स बना सकते हो बेसिकली। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यू कैन गो थ्रू दिस। और यहाँ देख सकते हो काफी सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। ऑल यू हैव टू डू इज इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, एंड देन उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को ले सकते हो। जैसे सपोज करो बटन एलिमेंट है, राइट, बटन टैग जो होता है HTML के अंदर, मैं इस बटन को स्टाइल करना चाहता हूँ। तो मैं अब JSX के अंदर अपना CSS लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रॉपर CSS का कोड है जो कि आप JSX के अंदर लिख सकते हो। तो ये एक लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से आपने जैसे ये बटन बना दिया, आई एम स्टाइल बटन, तो दिस विल क्रिएट अ कंपोनेंट, अपने आप इंटरनली अपने आप ये कंपोनेंट बना देगा आपके लिए, जिसके अंदर ये सारा सारा काम हो रहा होगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, बट यू कैन गो थ्रू दिस। अगर हम कर रहे होंगे तो मैं तब आपको बता दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल अगर मुझे देना है तो लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। इसको इंस्टॉल करते हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, होनी चाहिए ये। We are inside the Redux app, so let's install this. हो गई। उसके बाद सपोज सिंगल प्रोडक्ट में आते हैं। मैं यहाँ सिंगल प्रोडक्ट में आया और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैं ये बटन डाल रहा हूँ इसके अंदर, और इन बटन को मैंने कुछ स्टाइलिंग दे रखी है। क्लास नेम बटन है तो मैंने CSS के अंदर स्टाइलिंग दे रखी है, लेकिन मेरे को अलग से CSS फाइल बनाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। और मुझे पता है अगर मैंने इस बटन को यहाँ पर इस एक फाइल के अंदर स्टाइलिंग दे दी, फिर उस बटन को अगर मैं कहीं और यूज करना चाहूँ तो सेम स्टाइलिंग मुझे वहां दूसरे उसके CSS में कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज इस CSS को मुझे एक टॉप लेवल, इन दोनों का जो पेरेंट होगा उसके अंदर मूव करना पड़ेगा एक कॉमन जगह पे, या फिर ये वाली CSS मुझे दो जगहों पे लोड करनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीपल तरीके हैं। तो यू कैन क्रिएट अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। You can create your own styled components for this. So what we can do is inside this e-commerce, let's create a component called button, new file, and my button.js. So we can import styled from styled components इस तरीके से। Let's see if this is imported. Yes. अब उसके बाद I can do this, export styled, export default, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बना रहा हूँ मैं, वैसे तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें बना सकते हो वैसे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टाइल डॉट बटन, तो यहाँ पे स्टाइल लिखा आपने ये वाला। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो, जैसे कि बटन डाल दिया या H1 डाल दिया, तो यहाँ पे अपने H1 को आपने स्टाइल कर दिया, H2 को डाल दिया, P डाल दिया, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ बटन, उसके बाद बैक टिक्स लगाने हैं इस तरीके से, 2 बैक टिक्स लगाए, और अब इन बैकटिक्स के बीच में आप अपनी CSS का कोड लिख सकते हो। कमाल की बात यह है। तो दिस इज योर JSX फाइल, बट स्टिल you can JS file and you can still write CSS inside this. तो you can write this कि background color, अच्छा इसके अंदर वो काम नहीं करता फिर आपका एमेट वगैरह। You can write this background color red color। अच्छा मुझे अब रेड को इसमें ऐसे डालने की जरूरत है ना, क्योंकि सब कुछ काम करेगा। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल इस तरीके से। तो मैं कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम पुटिंग कॉमास, सेमी कॉलन्स लगाओगे क्योंकि दिस इज एक्चुअली CSS। और अब होगा क्या कि दिस विल जनरेट बटन, और इस बटन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उसकी स्टाइलिंग कुछ ऐसी होगी। उसके बाद इसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, import my button from my button। now I can use this directly like this। एक सेकंड यहाँ पे लगा देते हैं my button, see I'm using it as if ये एक component है, ठीक है। तो ये my button जो है this will act as if this is a component, जबकि मैंने कुछ वहाँ पे फंक्शन वगैरह रिटर्न नहीं किया, लेकिन ये सारा सारा काम अंडर द हुड अपने आप वो स्टाइल कंपोनेंट कर ले रहा है।
तो स्टाइल कंपोनेंट बेसिकली इसको बना देता है इस तरीके से। लेट मी सी इफ आई एम नॉट डूइंग इट रॉन्ग। अच्छा, कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू करके कर देते हैं। कोई नहीं, हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया इसको। आप एक्सपोर्ट कॉन्स्ट भी कर सकते हो जिससे कि आप एक ही जगह पे मल्टीपल कंपोनेंट बना सको एक ही फाइल में। तो वी डिड दिस, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इतने सारे बना रखे हैं। आई कैन जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड आई कैन पेस्ट दिस थिंग राइट इनसाइड माई बटन, इस तरीके से। सेव दिस एंड इफ वी रन दिस, तो हमें यहाँ पे हमारा वो बटन दिखाई देना चाहिए, दिस थिंग राइट हियर। इसके अंदर कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि किधर गया। इसका फायदा क्या है भैया? फायदा यह है कि अब आपको कोई चीज दिख रही है जो कि मल्टीपल जगहों पर यूज हो रही है, लेकिन आप उसका अलग से कंपोनेंट नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो जल्दी से बना दूं मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यू कैन डायरेक्टली यूज इट लाइक दिस। अब इस माई बटन के बीच में लिख देते हैं माई टेक्स्ट दिस, ये आपका बटन बन गया, मस्त बटन। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, जिसकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस का कोड लिख सकते हो। बट मुझे इतना ज़्यादा यूजफुल लगता नहीं है, तो आई डोंट यूज इट दैट मच। बट मे बी अगर आपको लगे काफ़ी यूजफुल है तो यू कैन यूज इट। ठीक है प्रीतम दास, एक बार ट्राई करो। cause this is not JSX। समझा नहीं मिस लाइन का मतलब। So this is your JavaScript file and we wrote some CSS inside this। ठीक है, how cool is that? इसके बाद अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। लेट्स टॉक टू सम पीपल नाउ। नहीं, हेलो हेलो एक सेकेंड। हेलो भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब बोलो यार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, कोई भी कह दो हाँ। मैंने माइक चेंज किया क्योंकि अभी। ठीक है, मनोज से बात कर रहे थे। हेलो, हाँ मनोज बोलिए। आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ आ रही है। भैया, मुझे एक दिक्कत आ रहा था। कल आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, हम्म तो उसमें आपने एक प्रोडक्ट स्लाइस बनाया था, हम्म एंड देन उसके बाद आपने बनाया था क्रिएट स्लाइस, सॉरी कार्ट स्लाइस। हम्म। तो भैया मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने जो प्रोडक्ट स्लाइस बनाया था, तो हमें कार्ट स्लाइस बनाने की क्या नीड पड़ी? बेसिकली मैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे प्रोडक्ट अलग रहें और कार्ट के अंदर जो आइटम्स है वो अलग रहें। हम्म। तो दैट इज जस्ट अ गुड डिजाइन प्रैक्टिस। इट हैज नथिंग टू डू विद कि हम यहाँ प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर कार्ट अपडेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट इट इज जस्ट अ गुड डिजाइन प्रैक्टिस कि जो दो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका काम अलग है उनको आप अलग अलग रखो, बस। ओके भैया, थैंक यू। यू कैन जस्ट सर्च इट यार, जो भी एरर आ रहा है चांदनी।
यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन डिस्कॉर्ड का यूज करो यार, डिस्कॉर्ड के अंदर आओ, लर्न हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चंस। मैंने बना रखा उसके अंदर एक display your code, display your error messages, and everyone will help you then, not just me. ठीक है, I don't think इसके ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, resolve now, perfect then, cool, लोग भी नहीं ज़्यादा। With that we will conclude today's session, और फिर कल से हम Node.js पढ़ना स्टार्ट करेंगे, परसों से I mean, कल तो मैच है। ठीक है, तो कौन अर्जेंटीना के साइड है? बढ़िया, मैं भी अर्जेंटीना के साइड हूँ। लेट्स सी, बाय बाय।